कभी कभी लड़के सोचते हैं कि किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए बस सही शब्द चाहिए, पर सच्चाई ये है, बात शब्दों की नहीं होती, टाइमिंग की होती है और इमोशनल फ्रीक्वेंसी की। हर लड़की दो लेवल पर सोचती है। एक, जहां वो बोलती है, हंसती है और सब नॉर्मल लगता है, और दूसरा, जहां उसका सबकॉन्शियस क्वाइटली डिसाइड करता है कि वो किसे अलाउ करेगी अपने इमोशंस के करीब आने का। ज्यादातर लड़के पहली लेवल पर प्रपोज करते हैं। वो लव कन्फेस करते हैं, पर कनेक्शन मिस कर देते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं, वो प्रपोजल से पहले इमोशन प्लांट करते हैं। वो उसकी माइंड में एक फीलिंग डाल देते हैं, जिससे वो खुद इमेजिन करने लगती है कि मे बी समथिंग रियल इज हैपनिंग हियर। क्योंकि सच तो ये है, लड़की हाँ तुम्हारे वर्ड्स की वजह से नहीं कहती, वो हाँ उस एनर्जी की वजह से कहती है जो वो पहले से महसूस कर रही होती है। तो आज हम डिकोड करेंगे प्रपोजिंग का असली साइकोलॉजी, जहां बात रोमांटिक लाइंस की नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन और साइकोलॉजिकल टाइमिंग की होगी। क्योंकि प्रपोजिंग isn't about saying I love you, it's about making her feel it before you ever say it. Chapter 1, Perfect Moment. कभी सोचा है क्यों कुछ प्रपोजल्स जादू की तरह काम करते हैं और कुछ ऑकवर्ड साइलेंस में खत्म हो जाते हैं? फर्क बस एक चीज में होता है, टाइमिंग। बट यहाँ टाइमिंग का मतलब घड़ी से नहीं है। यहाँ बात होती है इमोशनल टाइमिंग की। हर लड़की का दिल क्लॉक से नहीं, इमोशन से चलता है। और अगर तुम ये समझ गए कि किस वक्त उसका दिल खुला है और कब बंद, तो तुम्हें किसी मूवी स्टाइल प्रपोजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लड़का होता है जो दिन तय करता है, फ्लावर लेता है, रिंग तैयार करता है और सब परफेक्ट प्लान करता है। लेकिन जब वो सामने खड़ा होता है, तो लड़की की आंखों में एक्साइटमेंट नहीं होती, बस सरप्राइज और कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि उसने प्रपोज उस वक्त किया जब उसका इमोशनल गेट बंद था। और जब गेट बंद हो, तो सबसे प्यारे वर्ड्स भी अंदर नहीं जाते। अब सोचो एक दूसरा लड़का जिसने कुछ प्लान नहीं किया, बस एक शाम पार्क में वॉक करते हुए अचानक बातों बातों में कुछ महसूस हुआ। हवा धीमी थी, दोनों चुप थे और उस साइलेंस में इमोशंस बोल रहे थे। उसने कुछ नहीं सोचा, बस कहा, तुम्हारे साथ कुछ अलग फील होता है। और लड़की मुस्कुरा दी। वो हाँ थी, बिना कहे। यही होता है परफेक्ट मोमेंट। तुम्हें ये समझना होगा कि प्रपोज करना सिर्फ बोलना नहीं है, ये ऑब्जर्व करने की कला है। लड़की कब कंफर्टेबल है, कब वल्नरेबल है, कब इमोशनली कनेक्टेड है, ये पहचानना ही पहला स्टेप है। अब एक प्रैक्टिकल ट्रिक सुनो, इमोशनल कैलिब्रेशन टेस्ट। अगर तुम समझना चाहते हो कि लड़की इमोशनली रेडी है या नहीं, तो एक छोटा टेस्ट करो। कभी कैजुअली बात करते करते कुछ पर्सनल बोलो, जैसे कभी कभी लगता है। कुछ लोग आते हैं और बहुत कुछ बदल देते हैं। अगर वो इस बात को इग्नोर कर देती है या टॉपिक बदल देती है, तो वो अब भी क्लोज्ड है। लेकिन अगर वो रुक जाती है, पूछती है क्यों, या कुछ पर्सनल रिप्लाई देती है, तो इसका मतलब है उसकी इमोशनल गेट थोड़ी खुली है। और वहीं से शुरू होता है कनेक्शन। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। रोहित और आर्या एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। रोहित हर दिन सोचता था कि कब प्रपोज करूं, लेकिन हर बार डरता था। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों साथ बैठे थे। आर्या थोड़ी अपसेट थी किसी बात से। रोहित ने बिना कुछ कहे उसके पास एक पेन रख दिया और बोला, शायद तुम्हारे नोट्स अधूरे रह गए होंगे, बस इतना छोटा एक्ट ऑफ केयर। आर्या मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत ऑब्जर्व करते हो। वो मोमेंट छोटा था, लेकिन इमोशनल था। और कुछ हफ्तों बाद जब उसने फीलिंग्स एक्सप्रेस की, आर्या पहले से रेडी थी। क्यों?
क्योंकि उसके माइंड ने पहले ही कनेक्शन बना लिया था। याद रखो, प्रपोजिंग इजंट अबाउट शॉक, इट्स अबाउट रिदम। अगर तुम उसकी इमोशनल रिदम को महसूस कर सको तो प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन, उसका साइलेंस सब बता देते हैं कि कब बोलना है और कब नहीं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैक, मिरर ट्रिगर। लोग नेचुरली उनसे जुड़ते हैं जो उनके जैसे फील करते हैं। अगर वो एक्साइटमेंट में है तो तुम भी उस एनर्जी में रहो। अगर वो काल्म है तो तुम भी उस फ्लो में रहो। ये सबकॉन्शियस मिररिंग उसे कंफर्ट देती है और कनेक्शन बढ़ाती है। कई बार लड़के सोचते हैं कि इम्प्रेस करने के लिए लाउड होना जरूरी है, पर असल में लड़की को वो आदमी याद रहता है जो उसकी इमोशंस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड रहता है। और हाँ, एक और चीज, एनवायरनमेंट मैटर्स। परफेक्ट मोमेंट कभी क्राउड में नहीं आता। वो आता है जब वाइब सॉफ्ट होती है। अ क्वाइट प्लेस, लाइट कॉन्वर्सेशन, लो आई कांटेक्ट, स्मॉल पॉजेस, यही वो क्यूज हैं जो इमोशनल कनेक्शन को अलाइव करते हैं। कभी डिनर के बाद वॉक पर या किसी रेनी इवनिंग में जब कॉन्वर्सेशंस नेचुरली डीप होने लगे, वहीं वो हिडन परफेक्ट मोमेंट होता है। अब एक सवाल, अगर तुमने टाइमिंग मिस कर दी तो नो प्रॉब्लम। साइकोलॉजी कहती है यू कैन रिक्रिएट इमोशनल ओपननेस। बस एक तरीका अपनाओ, इमोशनल रिकॉल। कभी कैजुअली कहो, याद है वो दिन जब हम इतना हंसे थे कि टाइम ही भूल गए थे। उसके दिमाग में वो सेम इमोशनल स्टेट वापस ट्रिगर होगी और वहीं से तुम कॉन्वर्सेशन को सॉफ्टली उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो जहां फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नेचुरल लगे। अब सबसे बड़ा मिस्टेक जो लड़के करते हैं, ओवर प्रेपरेशन। जितना ज्यादा तुम रिहर्स करोगे उतना ज्यादा आर्टिफिशियल लगोगे। लड़की को परफेक्ट वर्ड्स नहीं चाहिए, उसे रियल इमोशन चाहिए। अगर तुम नर्वस भी हो, उसे फील होने दो। वो ऑथेंटिसिटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है बनिस्बत रिहर्स्ड कॉन्फिडेंस के, क्योंकि जब तुम रियल होते हो तुम्हारे वर्ड सीधा उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। अब थोड़ा सोचो, क्या हर हाँ का मतलब प्यार होता है? नहीं। कभी कभी लड़की हाँ इसलिए कहती है क्योंकि उसे कंफर्ट फील होता है, या तुमने उसे इमोशनली अंडरस्टूड फील कराया है। इसलिए प्रपोज करते वक्त इंटेंशन साफ रखो, कनेक्शन बनाना, कंट्रोल नहीं लेना। अगर वो ना कहती है तो भी कामली रिस्पॉन्ड करो। बस इतना कहो, ठीक है, मैंने बस वो कहा जो मुझे सच लगा। ट्रस्ट मी, उस काम रिएक्शन का इम्पैक्ट किसी भी रिजेक्शन से बड़ा होता है। वो बाद में सोचती है कोई तो ऐसा भी है जो मेरे नो से डरता नहीं। परफेक्ट मोमेंट को पकड़ने की कला वही सीख सकता है जो ऑब्जर्व करना जानता है। तुम्हें बस इतना करना है, फोकस वर्ड से हटाकर वाइब्स पर ले जाना। लड़की के टोन, उसके पॉजेस, उसके रिएक्शंस को डिकोड करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम उसकी इमोशंस फील करने लगते हो तब तुम ऑटोमेटिकली सही वक्त चुन लेते हो। और जब वो वक्त आए, मत सोचो कि ये प्रपोजल है, सोचो कि ये कनेक्शन की कॉन्फर्मेशन है। बस कामली बोलो, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे साथ सब थोड़ा ज्यादा सही लगता है। इतना सिंपल लाइन बट फुल ऑफ इमोशन, क्योंकि जिस मोमेंट में फीलिंग प्योर होती है वर्ड्स मिनिमल ही काफी होते हैं। तो अगली बार जब तुम सोचो कि प्रपोज कब करना है, याद रखना, क्लॉक मत देखना, उसकी आईज देखना। अगर उसमें कंफर्ट है, क्यूरियोसिटी है और थोड़ी वल्नरेबिलिटी है तो वही तुम्हारा परफेक्ट मोमेंट है। चीतिया, अगर तुम्हें ये समझ आया कि प्रपोजिंग सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं बल्कि इमोशनल साइकोलॉजी का साइंस है,
तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उस दोस्त को जो हर बार गलत वक्त पर बोल देता है। और कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी महसूस किया है वो परफेक्ट मोमेंट किसी लड़की के साथ? सब्सक्राइब करो साइकोरा माइंड को, क्योंकि यहाँ हम प्यार को चेस नहीं करते, हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। चैप्टर 2, हर माइंड। हर लड़की का दिल दिखने में सिंपल लगता है, पर उसके पीछे एक पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम चलता है जो हर इमोशन, हर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अगर किसी लड़के को समझना है कि प्रपोज करने का सही तरीका क्या है, तो उसे पहले ये समझना होगा कि एक लड़की के दिमाग में फीलिंग्स कैसे प्रोसेस होती हैं। लड़की सिर्फ सुनकर डिसाइड नहीं करती, वो महसूस करके जज करती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड हर छोटी चीज को नोटिस करता है। तुम्हारा टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, यहाँ तक कि तुम्हारे साइलेंस तक को। लड़कियां वर्ड से ज्यादा एनर्जी फील करती हैं। अगर तुमने आई लाइक यू भी कहा, लेकिन तुम्हारी एनर्जी अनश्योर या नर्वस थी, तो वो माइंड इसे रिजेक्ट कर देता है। पर अगर तुमने कुछ नहीं कहा, बस कामली और कॉन्फिडेंटली नजर मिलाई, तो वही साइलेंस ज्यादा बोलता है। यही डिफरेंस होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कनेक्शन में। लड़की का सबकॉन्शियस माइंड 3 लेवल्स पर तुम्हें ऑब्जर्व करता है: सेफ्टी, इमोशन एंड अट्रैक्शन। पहले वो ये चेक करती है कि क्या तुम उसके साथ सेफ फील कराते हो। अगर उसे स्लाइटेस्ट भी वाइब मिले कि तुम फेक हो या ओवर ईगर हो, तो उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो इमोशन एवेल्युएट करती है। क्या तुम्हारी प्रेजेंस में वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रही है या नहीं? अगर हाँ, तो तीसरा लेवल शुरू होता है, अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या मनी पर डिपेंड नहीं करता, ये इमोशनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो। अमित और कृतिका एक ही ऑफिस में काम करते थे। अमित उसे इम्प्रेस करने के लिए हर दिन कॉम्प्लीमेंट देता था। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, वगैरह। पर कृतिका हमेशा पोलाइट स्माइल देती और टॉपिक बदल देती। अमित को लगता कि वो शाय है, पर सच ये था कि वो उसे इमोशनली सेफ फील नहीं करवा पा रहा था। कुछ दिन बाद उसी ऑफिस में एक और लड़का, निखिल, बहुत कैजुअली बिहेव करता था। वो कृतिका से बहुत कम बात करता, पर जब भी करता, जेन्युइनली सुनता। एक दिन उसने बस इतना कहा, तुम जब लाफ करती हो तो पूरा मूड लाइट हो जाता है। और वो चला गया। वो कॉम्प्लीमेंट कृतिका के सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि उसमें ओवर एफर्ट नहीं था, उसमें ऑनेस्टी थी, सेफ्टी थी, बैलेंस था। यही डिफरेंस क्रिएट करता है डीप इम्पैक्ट। तो जब भी तुम किसी लड़की से बात करो, सबसे पहले उसे इमोशनल सेफ्टी फील करवाओ। प्रैक्टिकल ट्रिक, ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा ऑब्जर्व करो। लोग ट्रस्ट तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला जेन्युइनली सुन रहा है। जब वो बात करे, बीच में इंटरप्ट मत करो, उसकी आईज में देखो, छोटे रेस्पॉन्सेस दो। आई गेट दैट, मेक सेंस। उसका सबकॉन्शियस ये रजिस्टर करेगा कि तुम उसे वैलिडेट कर रहे हो, जज नहीं। ये स्मॉल जेस्चर पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। एक और चीज जो लड़की के दिमाग में बहुत स्ट्रांगली काम करती है, कंसिस्टेंसी। उसका माइंड हर बार टेस्ट करता है कि क्या तुम वैसे ही बिहेव करते हो जब तुम कुछ चाह रहे होते हो, और वैसे ही जब कुछ नहीं। अगर तुम्हारा बिहेवियर बदलता है, तो उसका सबकॉन्शियस इंस्टेंटली वार्निंग मोड में चला जाता है। मान लो कि तुम किसी लड़की से डेली बात करते हो और सडनली एक दिन इग्नोर करने लगते हो ताकि वो नोटिस करे। शुरुआत में हो सकता है वो कंफ्यूजन में तुम्हें याद करे, पर थोड़े दिनों में उसका माइंड इसे इनसिक्योरिटी
या मैनिपुलेशन के रूप में आइडेंटिफाई करेगा, और फिर ट्रस्ट खत्म। बेटर अप्रोच है कंसिस्टेंसी के साथ इमोशनल पेस मेंटेन करना। मतलब कभी कभी थोड़ा स्लो रहो, लेकिन डिसअपियर मत हो। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस तुम्हारी स्टेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा, और स्टेबिलिटी ही फाउंडेशन होती है अट्रैक्शन की। अब बात करते हैं एक कॉमन रियल लाइफ पैटर्न की। अक्सर लड़के सोचते हैं कि प्रपोजल से पहले ज्यादा इम्प्रेस करना जरूरी है, तो वो हर चीज में हाँ बोलते हैं, ओवर हेल्प करते हैं, ओवर अवेलेबल रहते हैं। पर लड़की का माइंड इसे अट्रैक्शन नहीं समझता, बल्कि प्रिडिक्टेबिलिटी समझता है, और प्रिडिक्टेबिलिटी से एक्साइटमेंट मर जाती है। इसलिए कभी कभी थोड़ी इमोशनल डिस्टेंस भी जरूरी होती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिवॉर्ड अनसर्टेनिटी। मतलब कभी कभी अटेंशन दो, कभी कभी स्पेस। इससे उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे बारे में क्यूरियस रहता है, और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की ऑक्सीजन होती है। एक और ट्रिक है कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर। अगर तुम हमेशा सीरियस रहते हो, तो एक दिन प्लेफुल टोन में बात करो। अगर तुम हमेशा चिल रहते हो, तो एक दिन थोड़ा इंटेंस मोमेंट शेयर करो। ये कॉन्ट्रास्ट उसके माइंड को एंगेजमेंट देता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रेपिटेशन को इग्नोर करता है और वेरिएशन को रिमेंबर करता है। एक छोटा एग्जाम्पल, मान लो तुम और वो डेली टेक्स्ट करते हो नॉर्मल टॉपिक्स पर। एक दिन रैंडम रात को उसे एक जेन्युइन मैसेज भेजो, आज अचानक तुम्हारी याद आई, शायद इसलिए कि आज सब नॉर्मल था, पर तुम नहीं। ये लाइन सिंपल है, पर उसका सबकॉन्शियस इसे स्टोर कर लेगा, क्योंकि उसमें इमोशनल वेरिएशन है। अब बॉडी लैंग्वेज पर बात करते हैं। लड़की का सबकॉन्शियस बॉडी क्यूज को बहुत जल्दी पिक करता है। अगर तुम बात करते वक्त रेस्टलेसली मूव कर रहे हो, फोन देख रहे हो, या आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो, तो उसका माइंड ये इंटरप्रेट करता है कि तुम अनश्योर या डिसऑनेस्ट हो। पर अगर तुम काल्म हो, स्टेडी नजर रखते हो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, तो वो ट्रस्ट के जोन में आती है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि स्टेडी आई कांटेक्ट रखने वाले लोगों को 70% ज्यादा ट्रस्टवर्थी माना गया, चाहे उनके वर्ड्स कुछ भी हों। तो जब भी किसी लड़की से बात करो, कॉन्शियसली स्लो जेस्चर्स रखो। ये दिखाता है कि तुम कंट्रोल में हो, और फीमेल माइंड कंट्रोल को इमोशनल मैच्योरिटी से जोड़ता है। अब एक डीपर एग्जाम्पल लेते हैं। अर्पित और नेहा एक साथ थिएटर वर्कशॉप में थे। अर्पित हमेशा कॉन्फिडेंट था, जोक्स मारता, सबका फेवरेट था। नेहा भी फ्रेंडली थी, पर डिस्टेंट रहती। एक दिन रिहर्सल में जब सब हंस रहे थे, नेहा ने कैजुअली पूछा, तुम्हें कभी नर्वसनेस फील होती है? अर्पित ने हंसते हुए कहा, कभी कभी बहुत ज्यादा, बस दिखाता नहीं। नेहा का एक्सप्रेशन बदल गया। उस पल उसने उसे अलग नजर से देखा। क्यों? क्योंकि उसने वल्नरेबिलिटी दिखाई, जो फीमेल सबकॉन्शियस को ऑथेंटिसिटी के रूप में ट्रिगर करती है। वो मोमेंट अर्पित के फेवर में इसलिए गया क्योंकि उसने अपने इमोशनल लेयर को दिखाया, पर ओवर एक्सपोज नहीं किया। ये बैलेंस सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिक है, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। एक और चीज याद रखो, लड़की का सबकॉन्शियस हर इंटरेक्शन को इवैल्यूएट करता है कि क्या तुम उसकी फीलिंग्स को एम्पलीफाई करते हो या ड्रेन। अगर तुम्हारे साथ होने पर वो खुद को और काम, कॉन्फिडेंट और सीन फील करती है, तो उसका माइंड तुम्हें इमोशनल एंकर मान लेता है, और उस एंकर को लूज करने का डर अट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो किसी लड़की को समझने का पहला रूल है, उसे चेंज करने की कोशिश मत करो, बस उसे फील करने दो कि तुम उसे समझते हो। प्रपोज करने से पहले कनेक्शन बनाओ, क्योंकि लड़की का सबकॉन्शियस पहले कंफर्ट चूज करता है, फिर कनेक्शन, फिर कमिटमेंट। अगर तुमने कंफर्ट स्टेज मिस कर दी, तो आगे कुछ भी जेन्युइन नहीं लगेगा।
हर लड़की का माइंड इमोशंस को डेटा की तरह स्टोर नहीं करता, वो उन्हें पैटर्न्स की तरह महसूस करता है। अगर तुम बार बार उसे सेम वाइब दो, कामनेस, वार्मथ, ट्रस्ट, तो उसका माइंड उसे फैमिलियर मान लेता है। और फैमिलियरिटी के साथ सेफ्टी जुड़ती है। जब वो सेफ फील करती है, तभी वो इमोशनली ओपन होती है। और जब वो इमोशनली ओपन होती है, तभी तुम्हारा प्रपोजल असर करता है। इसलिए प्रपोजल की तैयारी वर्ड या गिफ्ट से नहीं होती, माइंडसेट से होती है। लड़की का माइंड तुमसे वो नहीं सुनना चाहता जो हर कोई कहता है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि तुम्हारे साथ उसका सेल्फ सेफ है या नहीं। अगर हाँ, तो तुम पहले से उसके आंसर के आधे रास्ते पर हो। चैप्टर 3, द इमोशनल मिरर। हर इंसान किसी न किसी तरह अपने जैसा इंसान खोजता है, और यही प्रिंसिपल अट्रैक्शन में भी काम करता है। लड़की किसी ऐसे इंसान के करीब खुद ब खुद आने लगती है जो उसकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करता हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मिररिंग इफेक्ट। जब दो लोग एक दूसरे की इमोशंस, जेस्चर्स और वाइब्स को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, तो सबकॉन्शियसली एक इनविजिबल बॉन्ड बनने लगता है। ये बॉन्ड ही वो स्पेस है जहां लव या कनेक्शन ग्रो करता है। कई लड़के सोचते हैं कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोल्ड होना चाहिए, लाउड होना चाहिए या पर्सनालिटी शो करनी चाहिए। लेकिन असल में लड़की किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करती है जो उसे खुद की रिफ्लेक्शन फील करवाए। उसे लगता है कि वो मुझे समझता है क्योंकि वो मेरे जैसा फील करता है। यही साइकोलॉजी का सबसे सटिल और पावरफुल हुक होता है। अब बात करते हैं इस मिररिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकली यूज की। मान लो तुम किसी लड़की के साथ कॉफी पर बैठे हो। अगर वो धीरे धीरे बोल रही है, काम टोन में और सॉफ्ट जेस्चर्स इस्तेमाल कर रही है, तो तुम्हें भी अपने टोन को उस पेस के साथ अलाइन करना चाहिए। अगर वो एक्सप्रेसिव है, हाथों से बात कर रही है, तो तुम भी थोड़े एनिमेटेड तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकते हो। ये कॉपिंग नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस अलाइनमेंट है। उसका माइंड बिना सोचे तुम्हें फैमिलियर एनर्जी के रूप में रजिस्टर करेगा, और फैमिलियरिटी कंफर्ट लाती है। एक सिंपल ट्रिक है, 3 मिररिंग लेयर्स होती हैं, फिजिकल, इमोशनल और वर्बल। फिजिकल मिररिंग का मतलब है उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ नेचुरल सिंक में रहना। इमोशनल मिररिंग का मतलब है उसके मूड को सेंस करके उसी एनर्जी में रहना। अगर वो लो फील कर रही है, तो तुम इमीडिएटली फनी बनने की कोशिश मत करो। बस उसकी पेस के साथ थोड़ा ग्राउंडेड टोन रखो। इससे उसे लगेगा कि तुम जेन्युइनली ट्यून्ड हो। वर्बल मिररिंग का मतलब है उसके वर्ड्स या इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना। अगर वो कहती है कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग लगता है सब, तो तुम बस इतना कहो, हाँ, वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। ये शॉर्ट वैलिडेशन उसके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि तुम इमोशनली प्रेजेंट हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। समीर और रिया कॉलेज में क्लासमेट थे। समीर आउटगोइंग था, रिया इंट्रोवर्ट। जब भी वो बात करने की कोशिश करता, रिया पोलाइटली जवाब देकर कन्वर्सेशन खत्म कर देती। एक दिन उसने अप्रोच बदल दी। उसने डेलिबरेटली अपने टोन को सॉफ्टर किया, टॉपिक्स को जनरल रखा और ज्यादा सुनना शुरू किया। कुछ दिनों में रिया खुद कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने लगी। क्यों? क्योंकि समीर ने अपनी एनर्जी को रिया की इमोशनल पेस के साथ अलाइन कर लिया था। वो मिरर बन गया, फोर्सिंग प्रेजेंस नहीं। यही मिररिंग इफेक्ट है, स्लो, इनविजिबल, पावरफुल। अब एक और लेयर समझो। इमोशनल मैचिंग का मतलब हमेशा अग्री करना नहीं है। कई बार लड़की को ऑपोजिट रिएक्शन ही इमोशनल बैलेंस देता है। जैसे अगर वो ओवर थिंकिंग में है, तो उसे काम टोन में ग्राउंडेड रिप्लाई चाहिए। अगर वो पैनिक में है, तो उसे अश्योरेंस चाहिए, पैनिक नहीं। तो मिररिंग का मतलब क्लोनिंग नहीं है,
बल्कि इमोशनल हार्मनी बनाना है। एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे कहते हैं इमोशनल लेबलिंग। जब लड़की कोई इमोशन एक्सप्रेस करती है तो उसे नेम दो। जैसे वो कहे मुझे बहुत प्रेशर लग रहा है, तो तुम कहो लगता है तुम थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, राइट? इससे उसका सबकॉन्शियस फील करता है कि तुम उसके इमोशनल वर्ल्ड को पढ़ सकते हो। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई हमारा इमोशन सही आइडेंटिफाई करता है तो हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे ट्रस्ट बढ़ता है। अब एक कॉमन मिस्टेक, कई लड़के इमोशनल मिररिंग को सिंपैथी समझ बैठते हैं। वो हर बात पर अग्री करने लगते हैं, ओवर वैलिडेट करते हैं, जिससे वाइब आर्टिफिशियल लगने लगती है। लड़की इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लेती है कि तुम नेचुरल नहीं हो। मिररिंग सटल होनी चाहिए, विजिबल नहीं। इमेजिन करो कि तुम उसके रिफ्लेक्शन नहीं, उसके रिदम हो। तुम्हारी वाइब उससे साइलेंटली जुड़ी हो, पर तुम खुद का इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखो। एक एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड से। कबीर और आन्या जिम में मिलते थे। कबीर हर बार बहुत एक्साइटेड टोन में बात करता, कॉम्प्लीमेंट्स देता, जोक्स करता। आन्या फ्रेंडली थी लेकिन डिस्टेंट रहती। एक दिन कबीर ने इंटेंशनली अप्रोच बदला। वो सिर्फ कैजुअली हाई बोला और वर्कआउट रूटीन पर बात की। थोड़ा कम बोलकर ज्यादा सुनने लगा। कुछ दिनों में आन्या खुद अप्रोच करने लगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगी। उसका रीजन सिंपल था, कबीर की एनर्जी अब उसके वाइब से मैच कर रही थी। वो अब नॉइज नहीं, रिदम बन चुका था। लड़की का सबकॉन्शियस पैटर्न बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसे लगे कि तुम उसकी इमोशनल पैटर्न को समझते हो तो उसके भीतर एक ऑटोमेटिक सेंस ऑफ कनेक्शन पैदा होता है। और कनेक्शन हमेशा अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। अट्रैक्शन एक स्पार्क होता है, कनेक्शन एक फ्लेम। अब बात करते हैं एक डीपर लेयर की, मिररिंग थ्रू साइलेंस। कभी कभी साइलेंस भी मिरर होता है। जब लड़की किसी इमोशनल टॉपिक पर बोल रही हो और तुम बीच में कुछ नहीं कहते, बस अटेंटिव नजर से देखते हो, तो वो साइलेंस उसे सेफ महसूस करवाता है। वो समझती है कि तुम उसे सुन रहे हो, जज नहीं कर रहे। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है। एक स्मॉल ट्रिक, जब वो बात खत्म करे तुरंत जवाब मत दो, 2 सेकंड का पॉज दो, फिर कामली रिस्पॉन्ड करो। ये पॉज उसे सिग्नल देता है कि तुमने जेन्युइनली उसकी बात प्रोसेस की है, इंस्टेंट रिएक्ट नहीं किया। फीमेल ब्रेन इस पॉज को डेप्थ के साथ जोड़ता है और उस मोमेंट में अट्रैक्शन नहीं, रिस्पेक्ट डेवलप होता है। और रिस्पेक्ट से जो अट्रैक्शन बनता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अब एक और रियल एग्जाम्पल, राज और पायल एक प्रोजेक्ट में साथ काम करते थे। पायल अक्सर शॉर्ट टेम्पर्ड रहती थी और ज्यादातर लोग उससे बचते थे, लेकिन राज ने उसका पैटर्न ऑब्जर्व किया। वो अग्रेसिव तब होती थी जब कोई उसकी बात बीच में काट देता। अगली बार जब उसने पायल से बात की और वो थोड़ा इरिटेट हुई तो राज चुप रहा, मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पहले तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। वो लाइन सिंपल थी पर पावरफुल, क्योंकि वो उसकी इमोशन को मिरर कर रहा था, उसे स्पेस दे रहा था, कॉन्फ्रंटेशन नहीं। कुछ हफ्तों बाद पायल खुद उसकी तरफ ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। ये मिररिंग का सबसे सटल एग्जाम्पल है। रिस्पॉन्ड करना नहीं, रिफ्लेक्ट करना। मिररिंग सिर्फ बातों तक सीमित नहीं, ये वाइब तक जाती है। अगर तुम खुद इंटरनली काम और कॉन्फिडेंट हो तो वो एनर्जी सामने वाले तक पहुंचती है। इसलिए सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। जब तुम इमोशनली बैलेंस्ड होते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारे वाइब को स्टेबिलिटी से जोड़ती है और स्टेबिलिटी के साथ उसका सबकॉन्शियस नेचुरली रिलैक्स करता है। रिलैक्स्ड माइंड कनेक्शन के लिए खुला होता है। अक्सर लड़के सोचते हैं कि लड़की के दिमाग को समझना इम्पॉसिबल है,
पर असल में वो सिंपल पैटर्न पर चलता है, एनर्जी मैचिंग और इमोशनल रिफ्लेक्शन। अगर तुम उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हो, उसकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हो और अपनी इंडिविजुअलिटी खोए बिना उसके साथ सिंक रहते हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें सेफ येट एक्साइटिंग कैटेगरी में रखता है। यही कैटेगरी वो चूज करती है जब कोई उसे प्रपोज करता है। तो इमोशनल मिररिंग को प्रैक्टिस में लाओ। अगली बार किसी लड़की से बात करते हुए ध्यान दो कि वो कैसे फील कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर वो एक्साइटेड है तो तुम एनर्जी अपलिफ्ट करो, अगर वो काम है तो टोन स्लो रखो, और अगर वो सीरियस है तो इमोशन फील करके रिस्पॉन्ड करो। यही वो छोटे ऑलमोस्ट इनविजिबल सिग्नल्स हैं जो उसके माइंड को कहने लगते हैं, ही गेट्स मी। और जब कोई लड़की ये सोचती है कि वो मुझे समझता है, तो प्रपोजल के वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं रहती। उसका सबकॉन्शियस पहले ही तुम्हें यस कह चुका होता है। चैप्टर 4, सीडिंग डिजायर। किसी भी लड़की के मन में अट्रैक्शन अचानक पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। लड़की किसी को पसंद करने से पहले उसे ऑब्जर्व करती है, फील करती है और फिर इमेजिन करती है। यही इमेजिनेशन ही असली डिजायर का बीज होता है, और यही साइकोलॉजी का सबसे सटल लेकिन पावरफुल प्रोसेस है, सीडिंग डिजायर। इसका मतलब होता है बिना कुछ कहे उसके दिमाग में तुम्हारी प्रेजेंस को प्लांटेड करना, ताकि वो तुम्हें बार बार सोचने लगे, तुम्हारे बारे में इमेजिन करने लगे और खुद कनेक्ट महसूस करने लगे। सीडिंग डिजायर कोई फ्लर्टिंग ट्रिक नहीं है, ये आर्ट है, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन। जब तुम किसी लड़की से इंटरैक्ट करते हो, तो तुम्हारे हर जेस्चर, टोन और वर्ड से एक सटल मैसेज उसके सबकॉन्शियस में जाता है। अगर वो मैसेज पॉजिटिव इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ता है, तो उसके माइंड में तुम्हारे बारे में एक छोटा इमोशनल फाइल बन जाती है, और जब भी वो कुछ महसूस करती है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस फाइल को खोलता है, मतलब तुम्हें याद करता है। यही डिजायर का सीड है। एक प्रैक्टिकल ट्रिक से समझो। जब भी तुम किसी लड़की से बात करो, कोशिश करो कि कुछ ऐसा बोलो या करो जो उसके दिमाग में इमोशनल मार्क छोड़ दे। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो किसी चीज से डरती है या इनसिक्योर है, और तुम उसे सटली अश्योर कर दो कि कभी कभी डरना ठीक है, इसका मतलब तुम सच में केयर करती हो, तो ये लाइन उसके सबकॉन्शियस में सेटल हो जाएगी। उसने सुना नहीं, उसने महसूस किया, और महसूस किया गया हर इमोशन रिपीटेड होता है। उसका माइंड हर बार तुम्हें उस कंफर्ट फीलिंग से एसोसिएट करेगा। यही इमोशनल सीडिंग है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। आयुष और तानिया एक ही कैफे में काम करते थे। आयुष हर दिन नॉर्मल तरीके से बात करता था, कोई फ्लर्टिंग नहीं, बस नेचुरल टोन। लेकिन जब भी तानिया स्ट्रेस्ड होती, आयुष कैजुअली कुछ ऐसा बोल देता, तुम स्ट्रेस में भी कंपोज लगती हो, ये रेयर क्वालिटी है। तानिया हर बार हंस देती, लेकिन धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया कि आयुष की बात उसे काम करती है। कुछ हफ्तों बाद जब भी वो अपसेट होती, उसका माइंड अपने आप उसे याद करता। वो इमोशनल सीडिंग थी, जेन्युइन ऑब्जर्वेशन से बॉन्ड कनेक्शन। सीडिंग डिजायर में सबसे बड़ा वेपन होता है क्यूरियोसिटी। अगर लड़की तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेती है, तो उसका माइंड इंटरेस्ट लूज कर देता है। लेकिन अगर तुम कुछ अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा मिस्टीरियस रखो, तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन उन चीजों को बार बार रिप्ले करता है जो इनकम्प्लीट हो। ऐसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। अगर तुम हर बार बातचीत को एक सटल पॉज पर छोड़ो, बिना सब रिवील किए, तो उसका सबकॉन्शियस
तुम्हारी बातों को बार बार रिप्ले करेगा। एग्जाम्पल के लिए, कॉन्वर्सेशन में तुम कैजुअली कुछ बोलो, तुम्हें वो चीज नहीं पता जो मुझे याद है उस दिन से, और फिर टॉपिक बदल दो। वो पूछेगी क्या, और तुम बस हंस दो, कभी बताऊंगा। ये प्लेफुल क्यूरियोसिटी उसके माइंड में तुम्हारे बारे में एक मिनी लूप क्रिएट कर देता है। अब वो कॉन्शियसली तो भूल जाएगी, पर सबकॉन्शियस में क्यूरियोसिटी एक्टिव रहेगी। यही डिजायर का माइक्रो सीड है। सीडिंग डिजायर का दूसरा एलिमेंट है एसोसिएशन बिल्डिंग। इसका मतलब तुम अपने प्रेजेंस को किसी पॉजिटिव इमोशन से जोड़ दो। जैसे जब वो हंस रही हो, उस वक्त उसे देखो और कैजुअली बोलो, तुम्हारा लाफ एडिक्टिव है। उस वक्त उसका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और वो इमोशन तुम्हारे साथ लिंक हो जाता है। अगली बार जब वो हंसेगी, उसका सबकॉन्शियस तुम्हें रिकॉल करेगा। ये ट्रिक सिंपल है पर बहुत पावरफुल। एक और एग्जाम्पल, आदित्य और रिया जिम में मिलते थे। आदित्य ने कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, वो बस वर्कआउट के बीच में कैजुअली बोलता, तुम हमेशा फोकस रहती हो, रेयर है किसी को इतना डेडिकेटेड देखना। रिया मुस्कुराती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब भी कोई और उसकी तारीफ करता, उसे आदित्य की वो लाइन याद आ जाती। वो इमोशनल लिंक बन गया था। एक शॉर्ट जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट से डिजायर सीड हो चुकी थी। सीडिंग डिजायर में सबसे जरूरी है इमोशनल रिदम मेंटेन करना। अगर तुम हर बार इंटेंस एनर्जी लेकर आओगे, तो उसका ब्रेन तुम्हें प्रिडिक्टेबल मान लेगा। लेकिन अगर कभी कभी तुम थोड़ा डिस्टेंट रहो, थोड़ा स्लो टोन रखो, और फिर कभी कभी डीप आई कांटेक्ट से वार्मथ दो, तो उसका माइंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी और एक्साइटमेंट दोनों महसूस करेगा। ये इमोशनल कॉन्ट्रास्ट अट्रैक्शन को अलाइव रखता है। अब एक प्रैक्टिकल ट्रिक जिसे कहते हैं इमोशनल इम्प्रिंटिंग। जब भी कोई इमोशनली हाइटेंड मोमेंट हो, उस वक्त कुछ कहो या करो जो परमानेंट मार्क छोड़ दे। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो किसी रीजन से सैड है और तुम सॉफ्टली कहो, मुझे लगता है ये सैडनेस तुम्हें और रियल बनाती है, तो वो लाइन उसके भीतर तक जाएगी। जब भी वो फ्यूचर में सैड होगी, उसे तुम्हारी वो वॉइस याद आएगी। वो तुम्हें उस इमोशन से परमानेंटली जोड़ देगी। यही इम्प्रिंटिंग का इफेक्ट है। लड़की का सबकॉन्शियस बहुत इमोशनल मेमोरी ओरिएंटेड होता है। अगर तुम बार बार उसके साथ ऐसे माइक्रो इमोशनल मोमेंट्स क्रिएट करोगे, तो उसका माइंड तुम्हें बार बार रिकॉल करेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये मैनिपुलेशन नहीं, ये कनेक्शन है। सीडिंग तब नेचुरल लगती है जब उसमें ऑनेस्टी हो। अगर तुम्हारा इंटेंशन सिर्फ अटेंशन लेना है, तो उसका माइंड इवेंचुअली डिटेक्ट कर लेगा और रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। अब बात करते हैं नॉन वर्बल सीडिंग की। बॉडी लैंग्वेज से डिजायर बिल्ड करने का तरीका। तुम अपनी फिजिकल प्रेजेंस से भी उसके माइंड में एनर्जी इम्प्रिंट छोड़ सकते हो। आई कांटेक्ट इसका सबसे बड़ा टूल है। एक स्टेडी लेकिन सॉफ्ट गेज कुछ सेकंड्स तक मेंटेन करना। लड़की के सबकॉन्शियस में डीप रजिस्टर होता है, लेकिन इसका बैलेंस जरूरी है। अगर तुम स्टेयर करते रहोगे, तो डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा, पर अगर तुम सटली गेज ड्रॉप करते हो, तो मिस्ट्री बनती है। साइकोलॉजी कहती है ब्रेक इन आई कांटेक्ट रिलीजेस डोपामीन इन बोथ पीपल। वो माइक्रोकेमिकल रिएक्शन डिजायर को सटली ट्रिगर करता है। एक रियल एग्जाम्पल, सौरभ और निष्ठा कैफे में साथ पढ़ते थे। सौरभ अक्सर बुक्स में खोया रहता, लेकिन जब भी निष्ठा कुछ बोलती, वो थोड़ा रुककर उसकी आंखों में देखता, फिर मुस्कुराकर वापस किताब देखता। वो इंटरैक्शन बेयरली 2 सेकंड्स का होता, लेकिन उस साइलेंस में एक स्मॉल करंट होता। कुछ हफ्तों में निष्ठा खुद नोटिस करने लगी कि जब वो बात नहीं करते, तब भी सौरभ की प्रेजेंस महसूस होती है। यही सीडिंग का मैजिक है। विजिबल कुछ नहीं,
पर महसूस सब हो रहा होता है। सीडिंग डिजायर का एक और प्रैक्टिकल टूल है शेयर्ड इमेजिनेशन। लड़की के माइंड को कुछ इमेजिन करने दो जो तुम्हें शामिल करे। एग्जाम्पल के लिए कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कहो, अगर कभी हम रैंडम ट्रिप पर जाएं तो तुम्हें बीच पसंद आएगा या माउंटेन्स। वो उस मोमेंट को इमेजिन करेगी और तुम उस इमेजिनेशन का हिस्सा बन जाओगे। उसका सबकॉन्शियस तुम्हें उस इमोशनल विजुअल में एम्बेड कर लेगा। ये टेक्निक सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन कहलाती है और स्टोरी टेलिंग इसका नेचुरल मीडियम है। आखिरी बात, सीडिंग डिजायर हमेशा सटल रहनी चाहिए। अगर तुम ज्यादा डायरेक्ट हो जाओगे तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे इमोशनल फैमिलियरिटी बिल्ड करते रहोगे तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे वाइब को कंफर्ट और एक्साइटमेंट दोनों के साथ एसोसिएट करेगा। और यही दो इंग्रेडिएंट्स किसी भी डीप अट्रैक्शन का फाउंडेशन होते हैं, कंफर्ट एंड क्यूरियोसिटी। तो जब भी किसी लड़की से बात करो, इंटेंशन सिर्फ कनेक्ट करने का रखो, इम्प्रेस करने का नहीं। उसकी इमोशंस को ऑब्जर्व करो, उसके वाइब के साथ फ्लो करो और फिर कॉन्वर्सेशन में ऐसे सटल इमोशनल सीड्स डालो जो बाद में खिलें। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारी प्रेजेंस ऑर्डिनरी नहीं है, कि जब वो तुम्हारे साथ होती है तो कुछ अलग फील होता है। और जब वो खुद से पूछे कि ऐसा क्यों फील होता है, तब तक तुम उसके सबकॉन्शियस में गहराई से रूटेड हो चुके होगे। यही होता है सीडिंग डिजायर, बिना कुछ कहे दिल में उतर जाना। चैप्टर 5, फ्रेम ऑफ पावर। हर इंसान के अंदर एक साइकोलॉजिकल फ्रेम होता है, एक इनविजिबल बाउंड्री जिसमें उसकी इमोशंस, रिएक्शंस और थॉट्स ऑपरेट करते हैं। जब तुम किसी लड़की से इंटरैक्ट करते हो तो या तो तुम उसके फ्रेम में चले जाते हो या तुम ऐसा प्रेजेंस क्रिएट करते हो कि वो तुम्हारे फ्रेम में आ जाए। यही फ्रेम ऑफ पावर की असली अंडरस्टैंडिंग है। रिलेशनशिप, अट्रैक्शन और प्रपोजल में जो अपने इमोशनल फ्रेम को मेंटेन करता है वही सिचुएशन को गाइड करता है। अक्सर लड़के सोचते हैं कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सॉफ्टनेस, एफर्ट और केयर दिखाना ही काफी है, लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम अपने फ्रेम को इंटैक्ट रखो। अगर तुम हर बार उसकी रिएक्शन से कंट्रोल खो देते हो, उसकी मूड स्विंग से अपने बिहेवियर को डिफाइन करने लगते हो, तो तुम्हारा फ्रेम टूट जाता है। और जब फ्रेम टूटता है, अट्रैक्शन धीरे धीरे इवैपोरेट हो जाता है, क्योंकि लड़की कॉन्शियसली वर्ड्स पर रिएक्ट करती है लेकिन सबकॉन्शियसली एनर्जी पर जज करती है। कौन इमोशनली ग्राउंडेड है और कौन इमोशनली डिपेंडेंट। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। रौनक और दिव्या एक साथ काम करते थे। दिव्या चार्मिंग थी, कॉन्फिडेंट थी और सबकी अटेंशन उसके आसपास घूमती थी। रौनक को वो पसंद थी, पर जब भी दिव्या उससे बात करती वो थोड़ा नर्वस हो जाता, जल्दी जवाब देता और उसके अप्रूवल के लिए ईगरली बिहेव करता। दिव्या उसे फ्रेंडली मानती थी लेकिन कुछ सीरियस नहीं। एक दिन ऑफिस पार्टी में रौनक ने डेलिबरेटली अप्रोच बदला। वो रिलैक्स्ड था, काम टोन में बातें कर रहा था, ज्यादा बोल नहीं रहा था, बस नेचुरली ऑब्जर्व कर रहा था। दिव्या बार बार उसकी रिएक्शंस टेस्ट कर रही थी, कुछ टीजिंग कमेंट्स भी बोले, पर रौनक ने कामली मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो। उस एक लाइन में कॉन्फिडेंस था, कंट्रोल था, नो ओवर रिएक्शन। उस दिन के बाद दिव्या का बिहेवियर सटली बदल गया। अब वो उससे बात इनिशिएट करने लगी। क्यों? क्योंकि रौनक अब अपने फ्रेम में था। वो इमोशनली रिएक्टिव नहीं, ग्राउंडेड था। फ्रेम ऑफ पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं होता, इसका मतलब है इमोशनल कंट्रोल। तुम अपनी एनर्जी, टोन और रिस्पॉन्स को किसी और के मूड के हिसाब से नहीं बदलते,
तुम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट नहीं करते। लड़की को ये एनर्जी इंस्टेंटली फील होती है। वो सोचती है ये अलग है, ये मुझे अंडरस्टैंड करता है, लेकिन खुद नहीं खोता। यही बैलेंस अट्रैक्शन का बेस बनता है। अब एक प्रैक्टिकल ट्रिक समझो, पॉज बिफोर रेस्पॉन्डिंग। जब भी कोई लड़की कुछ अनप्रिडिक्टेबल कहे, टीज करे या तुम्हें इमोशनली प्रोवोक करे, तुरंत जवाब मत दो। 1 या 2 सेकंड का पॉज लो, फिर कामली रिस्पॉन्ड करो। ये छोटा सा गैप बहुत पावरफुल होता है। उसका सबकॉन्शियस इंस्टेंटली तुम्हें इमोशनली स्टेबल कैटेगरी में रख देता है। ये दिखाता है कि तुम इम्पल्स से नहीं, अवेयरनेस से ऑपरेट करते हो। साइकोलॉजी में इसे हाई वैल्यू रिस्पॉन्स पैटर्न कहते हैं। एक और के साथ प्लेफुल थी, रवि को वो पसंद थी, लेकिन जब भी वो किसी और लड़के से बात करती, रवि इरिटेट हो जाता। डिस्टेंट बिहार एग्जाम्पल, रवि और श्रेया कॉलेज फ्रेंड्स थे। श्रेया बहुत एक्सट्रोवर्टेड थी और हर किसी वे करने लगता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू हर बार रिएक्ट करता है, इसलिए वो तेरी इमोशंस को प्रिडिक्टेबल मानती है। अगले दिन रवि ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो रिएक्शन नहीं देगा। जब श्रेया फ्लर्ट करने लगी किसी और से, रवि ने बस मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद श्रेया खुद उसके पास आई और कैजुअली बोली, आज कुछ ज्यादा शांत हो ना? रवि ने जवाब दिया, कभी कभी रिएक्शन देना एनर्जी वेस्ट होता है। वो मोमेंट सटल था लेकिन पावरफुल। उस दिन श्रेया ने पहली बार उसे डिफरेंटली देखा, क्योंकि अब रवि नीडी नहीं लग रहा था, सेंटर्ड लग रहा था। यही फ्रेम कंट्रोल का असर है। लड़की सबकॉन्शियसली हमेशा टेस्ट करती है कि तुम्हारा फ्रेम कितना स्ट्रांग है। ये टेस्ट इंटेंशनल नहीं होते, लेकिन नेचर ड्रिवन होते हैं। वो इमोशनल फ्लक्चुएशन क्रिएट करती है। एक दिन बहुत केयरिंग, दूसरे दिन डिस्टेंट, ताकि देख सके कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करता है या नहीं। अगर तुम इन फ्लक्चुएशंस के बावजूद काम रहते हो, तो वो तुम्हें इंटरनली स्ट्रांग मानती है और उस स्ट्रेंथ से रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ते हैं। एक और प्रैक्टिकल टेक्निक है इमोशनल रिफ्रेमिंग। मान लो लड़की किसी बात पर अपसेट है या तुम्हें ब्लेम कर रही है, तुम डिफेंसिव मत बनो, बस सॉफ्टली टोन में पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो। एग्जाम्पल, अगर वो कहती है तुम कभी समझते नहीं कि मैं क्या फील करती हूँ, तो डिफेंसिव जवाब देने के बजाय कहो, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है ये समझने में कि तुम क्या महसूस करती हो। इस तरीके से तुम फ्रेम लूज नहीं करते, बल्कि सिचुएशन को इमोशनल डेप्थ में ले जाते हो। वो फील करती है कि तुम मैच्योर हो, रिएक्शन बेस्ड नहीं। अब बॉडी लैंग्वेज का रोल। फ्रेम ऑफ पावर सिर्फ वर्ड्स से नहीं, पोस्चर से भी कन्वे होता है। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो, शोल्डर स्ट्रेट रखो, जेस्चर स्लो रखो और आई कांटेक्ट स्टेडी रखो। रैपिड मूवमेंट्स या ओवर एक्सप्रेसिवनेस इनसिक्योरिटी सिग्नल करती है। काम मूवमेंट्स डोमिनेंस और बैलेंस दिखाते हैं। एक स्टेडी आई कांटेक्ट और हल्की मुस्कान बिना कुछ बोले ये मैसेज देती है कि मैं अपने फ्रेम में कंफर्टेबल हूँ। एक रियल एग्जाम्पल लो। अरविंद एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था और उसकी ट्रेनी प्रिया को उसके कॉन्फिडेंस से इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ, लेकिन अरविंद ने कभी डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो बस पॉइज्ड रहता, सबकी बातें सुनता और हमेशा कंपोज्ड रहता। एक बार प्रिया ने टीजिंग टोन में कहा, आपके फेस पर इमोशन ही नहीं आता, स्टोन फेस हैं आप। अरविंद ने कामली मुस्कुराकर कहा, इमोशन अंदर है, दिखाना जरूरी नहीं हर बार। उस रिस्पॉन्स ने डायनामिक बदल दिया। वो प्लेफुल कमेंट अब रिस्पेक्ट में बदल गया, क्योंकि अरविंद ने फ्रेम लूज नहीं किया। वो रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव था। फ्रेम ऑफ पावर में एक और लेयर होती है, इमोशनल इंडिपेंडेंस।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम केयर नहीं करते, बल्कि तुम इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट हो। लड़की को वो आदमी सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है जो उसे पसंद करता है, पर उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर तुम किसी सिचुएशन में रिजेक्शन का डर नहीं रखते, तो तुम्हारी एनर्जी नेचुरली पावरफुल होती है। साइकोलॉजी कहती है द वन हु नीड्स लेस ऑलवेज हैज मोर इन्फ्लुएंस। इसलिए जब तुम किसी लड़की के साथ इंटरैक्ट करो, तो ये माइंडसेट रखो, मैं वैल्यू लाता हूँ, मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। ये सटल शिफ्ट तुम्हारी एनर्जी बदल देता है। तुम्हारा टोन सॉफ्टर लेकिन ग्राउंडेड हो जाता है। तुम्हारे रिस्पॉन्सेस काम लेकिन कॉन्फिडेंट होते हैं। और यही इमोशनल अथॉरिटी लड़की के सबकॉन्शियस को अट्रैक्ट करती है। एक लास्ट एग्जाम्पल, वीर और अनन्या ऑनलाइन मिले थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अनन्या ने रिप्लाई कम करने शुरू कर दिए। वीर ने एक दिन बस इतना मैसेज किया, शायद तुम बिजी हो, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ काम में लग जाता हूँ। और उसने जेन्युइनली अपनी एनर्जी रिडायरेक्ट कर दी। कुछ दिनों बाद अनन्या ने खुद मैसेज किया, तुम डिसअपियर हो गए। वीर ने कामली रिप्लाई किया, थोड़ा स्पेस देना जरूरी था। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन उसमें कंट्रोल और मैच्योरिटी दोनों थे। वो रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन थी। और यही रीजन था कि अनन्या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। फ्रेम ऑफ पावर का असली मतलब है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल और ग्राउंडेड एनर्जी। जब तुम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हो, तो लड़की खुद तुम्हारे स्पेस में आना चाहती है। वो तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल, मिस्टीरियस और सेफ तीनों एक साथ महसूस करती है। यही वो रेयर कॉम्बिनेशन है जो किसी भी प्रपोजल से पहले स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन बनाता है। अट्रैक्शन धीरे धीरे रिस्पेक्ट में, और रिस्पेक्ट क्वाइटली कनेक्शन में बदलता है। और कनेक्शन से जो हाँ मिलती है, वो सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं होती, वो रिकग्निशन होती है कि तुम उसके इमोशंस को समझते हो, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं आते। यही फ्रेम ऑफ पावर की असली जीत है। चैप्टर 6, साइलेंट साइंस। हर लड़की कुछ कहती नहीं, पर बहुत कुछ दिखाती है। उसकी आंखें, जेस्चर्स, टोन और पॉजेस सब कुछ बात करते हैं। बस समझने वाला चाहिए। साइलेंस कोई खाली जगह नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन से भरी होती है। जो लड़का इन साइलेंट साइंस को पढ़ना सीख जाता है, वो बिना पूछे समझ सकता है कि लड़की क्या महसूस कर रही है, क्या सोच रही है, और कब उसके दिल के दरवाजा थोड़ा खुले हैं। अट्रैक्शन और रिजेक्शन दोनों की शुरुआत इसी साइलेंस में होती है। साइलेंट साइंस पढ़ने की सबसे पहली कुंजी है ऑब्जर्वेशन, लेकिन पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन का मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ देखना, बिना किसी जजमेंट के। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तो वर्ड्स पर नहीं, उसके रिएक्शंस पर ध्यान दो। वो मुस्कुराती है, पर आंखें खाली हैं, इसका मतलब वो पोलाइट है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं। वो बोलती कम है, पर हर बात के बीच में सटल आई कांटेक्ट करती है, इसका मतलब क्यूरियोसिटी है। ये छोटा सा डिफरेंस ही कम्युनिकेशन की असली डेप्थ है। कई बार साइलेंस क्यूरियोसिटी का संकेत होता है, और कई बार रेजिस्टेंस का। फर्क इस बात से समझ आता है कि उस साइलेंस में एनर्जी कैसी है। अगर वो तुम्हारी बात सुनने के बाद कुछ देर रुकती है और फिर हल्के से मुस्कुराती है, तो वो इमोशनल प्रोसेसिंग कर रही है। उसका सबकॉन्शियस तुम्हारी बात को इंटरनलाइज कर रहा है। पर अगर वो तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढती है या टॉपिक बदल देती है, तो वो डिस्कनेक्ट चाहती है। साइलेंट मोमेंट्स में हर बॉडी टेल्स हर ट्रूथ। साइकोलॉजी कहती है कि 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। इसमें जेस्चर्स,
माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी पोस्चर शामिल हैं। जब कोई लड़की जेन्युइनली कंफर्टेबल होती है, उसका बॉडी नेचुरली ओपन होता है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आर्म्स फ्री, लेग्स अनक्रॉस्ड। पर अगर वो डिफेंसिव है तो पोस्चर क्लोज्ड हो जाता है, आर्म्स फोल्डेड, बॉडी स्लाइटली टर्न्ड अवे, मिनिमल आई कांटेक्ट। जो ये डिटेल्स पढ़ सकता है वो हर सोशल सिचुएशन में इमोशनली वन स्टेप अहेड होता है। एक प्रैक्टिकल ट्रिक है, ऑब्जर्व द बेस लाइन। हर लड़की का एक नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न होता है। जब वो फ्रेंड्स के साथ होती है, वो कैसे हंसती है, कैसे बोलती है, कितना एक्सप्रेसिव होती है, ये सब उसका बेस लाइन बिहेवियर है। जब वो तुम्हारे साथ होती है, अगर उसका बिहेवियर उस बेस लाइन से अलग है तो वो चेंज मीनिंगफुल है। अगर वो तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा सॉफ्टली बोलती है, थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहती है, तो ये इंटरेस्ट का साइन है। अगर वो ज्यादा गार्डेड हो जाती है तो ये हेजिटेशन का। तुम्हें एब्सोल्यूट सिग्नल्स नहीं, डिविएशंस देखने हैं। साइलेंट साइंस सिर्फ बॉडी में नहीं, टोन में भी होते हैं। वो क्या कह रही है ये नहीं, कैसे कह रही है ये समझो। उसकी वॉइस में वार्मथ है या स्टिफनेस, पॉजेस नेचुरल हैं या कैलकुलेटेड, ये सब उसके इंटरनल इमोशन को रिवील करते हैं। एक लड़की जब इमोशनली ओपन होती है, उसकी वॉइस थोड़ी लोअर पिच में जाती है, टेम्पो स्लो हो जाता है और वर्ड्स में नेचुरल फ्लो आता है। जब वो इमोशनली डिस्टेंट होती है, उसकी टोन मैकेनिकल और हायर पिच में चली जाती है। इसे इमोशनल वोकल लीकेज कहते हैं। सबकॉन्शियस टोन पैटर्न्स जो फीलिंग्स रिवील करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेयर है माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये वो टाइनी फेशियल रिएक्शंस हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं, लेकिन रियल इमोशन दिखाते हैं। जब तुम कोई डीप बात करते हो और वो एक पल के लिए तुम्हें देखती है, फिर नजर हटाती है, तो वो माइक्रो हेजिटेशन है। मतलब इंटरेस्ट है, पर अवेयरनेस भी। अगर वो तुम पर हंसती है लेकिन आंखों में थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखती है, तो वो मिक्स्ड फीलिंग है, अट्रैक्शन के साथ कंफ्यूजन। ये माइक्रो सिग्नल्स वो खुद भी नहीं जानती कि दे रही है, लेकिन तुम पढ़ सकते हो अगर तुम स्लो और अटेंटिव हो। साइलेंट साइंस का सबसे सटल हिस्सा होता है स्पेस एंड डिस्टेंस। लड़की सबकॉन्शियसली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से भी कम्युनिकेट करती है। अगर वो बार बार तुम्हारे करीब झुकती है, तुम्हारे जेस्चर्स मिरर करती है, तो वो कंफर्ट जोन में है। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन करती है तो वो बाउंड्रीज मार्क कर रही है। लेकिन डिस्टेंस का मतलब हमेशा रिजेक्शन नहीं होता। कभी कभी वो टेस्टिंग फेज होता है। फीमेल सबकॉन्शियस धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करता है। वो पहले चेक करती है कि तुम रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो या नहीं। अगर तुम उसकी स्पेस का सम्मान करते हो तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें सेफ्टी से जोड़ता है। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है द मिरर पॉज। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो कुछ कहने के बाद रुकती है, तो तुम भी पॉज लो। उस साइलेंस में ऑब्जर्व करो कि उसका फेस किस डायरेक्शन में जाता है। नीचे देखना सेल्फ रिफ्लेक्शन का संकेत है, ऊपर देखना डिस्ट्रैक्शन का। अगर वो तुम्हारी आंखों में सीधे देखती है और एक पल तक नजर बनाए रखती है, तो वो अनस्पोकन कनेक्शन है। ये वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है जहां दोनों माइंड्स साइलेंटली कम्युनिकेट करते हैं। साइलेंट साइंस को पढ़ते वक्त एक और बात याद रखो, कुछ जेस्चर्स कॉन्शियस होते हैं, कुछ हैबिचुअल। अगर वो बार बार बाल ठीक करती है तो इसका मतलब नर्वसनेस या अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। अगर वो कैजुअल है और फिर भी तुम्हारे करीब थोड़ा झुकती है,
तो वो सबकॉन्शियस सिग्नल है। तुम्हें पैटर्न कंसिस्टेंसी देखनी है, आइसोलेटेड एक्शन नहीं। जो जेस्चर बार बार दोहराया जा रहा है वही मीनिंगफुल है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट की। किसी पब्लिक प्लेस में लड़की के जेस्चर्स और किसी प्राइवेट सेटिंग में उसके जेस्चर्स अलग होंगे। पब्लिक में वो गार्डेड रहती है क्योंकि सोशल परसेप्शन एक्टिव होता है, लेकिन जब वो कंफर्ट जोन में आती है जेस्चर्स नेचुरल हो जाते हैं। तुम समझ जाओगे क्योंकि उसकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। ज्यादा लाफ, ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा आई कांटेक्ट, ये सब साइंस हैं कि तुम्हारा प्रेजेंस अब उसके सबकॉन्शियस में न्यूट्रल नहीं, इमोशनली चार्ज्ड कैटेगरी में जा चुका है। साइलेंस में एक और लेयर होती है, रिदम। हर कॉन्वर्सेशन का एक फ्लो होता है। जब दो लोग इमोशनली ट्यून्ड होते हैं तो उनके पॉजेस नेचुरली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तुम बोलो और वो एग्जैक्ट मोमेंट पर जवाब दे, बिना डिले या ओवरलैप के। तो इसका मतलब इंटरनल अलाइनमेंट है। अगर पॉजेस मिसमैच्ड हैं, तुम बोलते हो और वो देर से रिएक्ट करती है, तो या तो वो डिस्ट्रैक्टेड है या इमोशनली डिटैच्ड। ये सिंक्रोनाइजेशन तुम्हें बिना किसी शब्द के उसकी इमोशनल अवेलेबिलिटी का अंदाजा दे देता है। साइलेंट साइंस को समझने का मतलब ये नहीं कि तुम हर जेस्चर को डिकोड करने लगो। इसका मतलब है प्रेजेंस डेवलप करना। तुम्हारा अवेयरनेस लेवल इतना रिफाइंड हो कि वो छोटी से छोटी शिफ्ट तुम्हें महसूस हो जाए। लड़की अगर एक दिन ज्यादा एक्सप्रेसिव थी और अगले दिन अनयूजुअली क्वाइट है, तो उसका बिहेवियर कुछ कह रहा है। उस साइलेंस को फोर्सफुली फिल मत करो, बस ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन खुद एक एनर्जी होती है और फीमेल सबकॉन्शियस इसे महसूस करता है। जब उसे लगता है कि कोई उसे बिना बोले समझ सकता है, वो कनेक्शन का सबसे गहरा स्टेज होता है। साइलेंट साइंस का सबसे डीप इंडिकेटर है ब्रीथिंग पैटर्न। जब दो लोग इमोशनली सिंक्ड होते हैं, उनका ब्रीथिंग रिदम सबकॉन्शियसली सिंक्रोनाइज हो जाता है। अगर तुम नोटिस करो कि जब तुम बोलते हो वो भी उसी पेस पर सांस ले रही है, या जब वो बोलती है तो तुम्हारा ब्रीथिंग पैटर्न मैच हो रहा है, तो ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस अट्रैक्शन का सबसे क्वाइट बट मोस्ट इंटीमेट फॉर्म है। साइलेंस कोई खाली जगह नहीं, वो इमोशनल सिग्नल सिस्टम है। लड़की का सबकॉन्शियस वर्ड से नहीं, वाइब्रेशन से रिस्पॉन्ड करता है। और जब तुम इन साइलेंट वाइब्रेशंस को पढ़ना सीख जाते हो तो तुम्हें प्रपोजल की जरूरत नहीं पड़ती। कनेक्शन अपने आप अनफोल्ड होता है, बिना कहे, बिना पुश किए। साइलेंस में ही अट्रैक्शन का सबसे प्योर कम्युनिकेशन छिपा होता है। जो उसे समझ लेता है वो हर इमोशन को बिना आवाज सुने पढ़ सकता है। चैप्टर 7, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हर रिश्ता, हर कनेक्शन एक ना एक पल पर पहुंचता है जहां बात फीलिंग्स से आगे बढ़कर क्लैरिटी की मांग करती है। यही वो पल होता है जिसे हम कहते हैं द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। यह वो समय होता है जब अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी, साइलेंस और कंफर्ट के बीच की दीवार गिर जाती है। लड़की तुम्हें ऑब्जर्व करती है, टेस्ट करती है, सेंस करती है, और फिर अचानक किसी एक मोमेंट में उसका माइंड डिसाइड करता है, क्या मैं इस इंसान को अपने इमोशंस के करीब आने दूं या नहीं। ये मोमेंट बहुत सटल होता है, तुम इसे प्लान नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हो। ये किसी डीप कॉन्वर्सेशन के बीच आ सकता है, किसी कैजुअल वॉक पर, या किसी ऐसी सिचुएशन में जब दोनों कुछ बोल नहीं रहे हों। लड़की का सबकॉन्शियस उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है जो तुम उस समय कैरी करते हो। कामनेस, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी या इनसिक्योरिटी। उस एक पल में तुम्हारी वाइब तुम्हारे वर्ड से ज्यादा जोर से बोलती है। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ को समझने के लिए
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मोमेंट एक्सटर्नली क्रिएटेड नहीं होता, बल्कि इमोशनली अर्न्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने पहले चैप्टर्स में बताए गए स्टेप्स फॉलो किए हैं, इमोशनल कनेक्शन, सेफ्टी, मिररिंग एंड कंसिस्टेंसी, तो ये मोमेंट अपने आप अनफोल्ड होता है। लड़की का माइंड नेचुरली क्यूरियोसिटी से कंफर्ट, कंफर्ट से ट्रस्ट और ट्रस्ट से इमोशनल ओपननेस की ओर बढ़ता है। और जब उसका सबकॉन्शियस फुली सेफ महसूस करता है, तो वहीं ट्रूथ का विंडो खुलता है। अब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। जब लड़की तुम्हारे साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल होती है, तो उसकी बॉडी सबकॉन्शियसली तुम्हारी एनर्जी के साथ अलाइन होने लगती है। ये वही समय होता है जब तुम महसूस कर सकते हो कि अब तुम्हें प्रपोजल के लिए वर्ड्स नहीं, प्रेजेंस चाहिए। उसका टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, आई कांटेक्ट लंबा और साइलेंस मीनिंगफुल। अगर तुम उस साइलेंस को सही तरीके से होल्ड कर सको, तो तुम बिना कुछ कहे उसे अपने दिल की बात महसूस करा सकते हो। The key trick here is emotional stillness. जब मोमेंट इंटेंस हो, तो जल्दीबाजी मत करो। लड़के अक्सर स्टेज पर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि यही वक्त है कुछ बोलने का, अब या कभी नहीं वाला माइंडसेट। लेकिन फीमेल साइकोलॉजी इससे उलट काम करती है। लड़की को उस इमोशनल इंटेंसिटी में कुछ सेकंड्स चाहिए होते हैं, ताकि उसका सबकॉन्शियस उस फीलिंग को प्रोसेस कर सके। अगर तुम उस साइलेंस में भी काम रहो, तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी को फील करती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और बातचीत धीरे धीरे डीपर टॉपिक्स पर चली जाती है, जैसे फियर, रिग्रेट, मेमोरीज, और अचानक वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है, उस साइलेंस को फिल मत करो। बस उसे देखो, स्टेडी आई कांटेक्ट रखो और जेन्युइनली वहां रहो। वो चुप है क्योंकि उसका माइंड तुम्हें इमोशनली इवैल्यूएट कर रहा है। अगर तुम उस साइलेंस में कंफर्टेबल रह सको, तो वो महसूस करती है कि तुम्हारी प्रेजेंस सेफ है। यही मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। एक और प्रैक्टिकल टेक्निक है सॉफ्ट वल्नरेबिलिटी। लोग सोचते हैं कि प्रपोजल में कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, लेकिन असल में वल्नरेबिलिटी वो इमोशन है जो ह्यूमन कनेक्शन को डीपन करता है। जब तुम अपनी कोई पर्सनल या इमोशनल चीज ईमानदारी से शेयर करते हो, बिना ड्रामा और बिना एक्सपेक्टेशन के, तो लड़की का सबकॉन्शियस तुम्हारे ऑनेस्टी को ट्रस्ट से जोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम कैजुअली बोलो, कभी कभी लगता है जितना दिखता हूं उतना स्ट्रांग नहीं हूं, पर फेक दिखना भी पसंद नहीं, तो ये लाइन सिंपल है पर इमोशनली पावरफुल है। ये दिखाता है कि तुम खुद को दिखाने से डरते नहीं। और फीमेल साइकोलॉजी ऐसे मैन को इमोशनली स्ट्रांग मानती है। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ में टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और कंफर्ट का बैलेंस अगर टूट जाए, तो मोमेंट या तो ऑकवर्ड बन सकता है या फेड हो सकता है। इसलिए तुम्हें ये सेंस डेवलप करनी होगी कि कब बोलना है और कब नहीं। अगर वो इमोशनली एक्सप्रेसिव है, तो तुम्हारा कामनेस उसका एंकर बनेगा। अगर वो क्वाइट है, तो तुम्हारा वार्मथ उसे ओपननेस देगा। यही इमोशनल टाइमिंग है। एक और लेयर समझो, सटल एस्केलेशन। मोमेंट ऑफ ट्रूथ आने से पहले स्मॉल नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, जैसे वो थोड़ा करीब झुकती है, लाइटली टच करती है, या तुम्हारे वर्ड्स पर सॉफ्टली लाफ करती है। ये सब सबकॉन्शियस ग्रीन लाइट्स हैं, लेकिन ये सिग्नल्स को फोर्सफुली एम्पलीफाई मत करो। प्रपोजल का स्ट्रेंथ स्पॉन्टेनिटी में होता है। उसे प्लान्ड दिखने दो, रिहर्स्ड नहीं। तुम्हारा टोन न्यूट्रल रखो, आई स्टेडी, जेस्चर्स मिनिमल
ऐसा फील होना चाहिए जैसे तुम कुछ रिवील कर रहे हो, अनाउंस नहीं। अब बात करते हैं इमोशनल रिस्क की। हर मोमेंट ऑफ ट्रूथ में एक रिस्क होता है, रिजेक्शन का। लेकिन रिजेक्शन हमेशा फेलियर नहीं होता। फीमेल सबकॉन्शियस रिस्पेक्ट करता है उस मैन का जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कामली और मैच्योरिटी से। अगर तुम बिना डेस्परेशन के अपनी इमोशंस बोलते हो, तो चाहे जवाब जो भी हो, उसका इम्प्रेशन उसके सबकॉन्शियस में स्थायी रह जाता है। उसे याद रहता है कि तुमने उसे प्रेशर नहीं दिया, बस ट्रूथ बताया। ये काम ऑथेंटिसिटी डेस्परेट परसुएशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। एक और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। लड़की वही इमोशन तुम्हें वापस फील कराएगी जो इमोशन तुम उसे देते हो। अगर तुम नर्वस एनर्जी में हो, तो वो एंजाइटी महसूस करेगी। अगर तुम काल्म और ग्राउंडेड एनर्जी में हो, तो वो कंफर्ट फील करेगी। इसलिए बिफोर एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, अपनी इनर स्टेट स्टेडी रखो। एक डीप ब्रेथ लो, शोल्डर्स रिलैक्स रखो और सॉफ्टली बोलो। वर्ड से ज्यादा टोन मैटर करता है। तुम्हारी स्लो कंपोज टोन उसके माइंड को रिलैक्सेशन मोड में डालती है, और रिलैक्स्ड माइंड एक्सेप्टेंस के लिए ओपन होता है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ में ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी सबसे इफेक्टिव वेपन्स हैं। तुम्हें बड़े डायलॉग्स या पोएटिक लाइंस की जरूरत नहीं। एक सिंपल एक्सप्रेशन जैसे तुम्हारे साथ सब कुछ थोड़ा सही लगता है, या मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन रियल लगता है। ये लाइंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए भी इमोशनली चार्ज्ड हैं। फीमेल सबकॉन्शियस कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, सिंसेरिटी से जुड़ता है। उसे क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों चाहिए। कभी कभी ये मोमेंट नेचुरली बनता है जब दोनों का साइलेंस ओवरलैपिंग हो जाता है। तुम बोलने ही वाले होते हो और वो भी कुछ कहना चाहती है, पर दोनों रुक जाते हैं। उस पॉज में जो एनर्जी होती है, वो प्योर कनेक्शन होती है। अगर तुम उस पॉज को महसूस कर सको, तो तुम बिना शब्दों के भी उसे सब कुछ कह चुके हो। मोमेंट ऑफ ट्रूथ हमेशा रोमांटिक नहीं होता। कभी कभी ये इमोशनल क्लैरिटी के रूप में आता है, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन वो शायद तैयार नहीं। उस वक्त भी काम रहना, रिएक्ट नहीं करना ही मैच्योरिटी की निशानी है। क्योंकि अट्रैक्शन का असली टेस्ट प्रपोजल नहीं, रिएक्शन के बाद का बिहेवियर होता है। इस पूरे प्रोसेस का एसेंस यही है। प्रपोजल एक डायलॉग नहीं, एक एक्सपीरियंस है। वो तब काम करता है जब वो तुम्हारे और उसके इमोशनल वेवलेंथ के बीच सही रिदम पकड़ लेता है। तुम उसे पुश नहीं करते, तुम उसे फील करने का स्पेस देते हो। और जब वो उस फीलिंग में खुद को खो देती है, तो उसका सबकॉन्शियस यस बहुत पहले बोल चुका होता है, चाहे उसके होंठों से वो बाद में निकले। मोमेंट ऑफ ट्रूथ वो ब्रिज है जो अट्रैक्शन को कनेक्शन में बदलता है। ये वो पल है जहां सारे सिग्नल्स, सारी वाइब्स और सारे साइलेंसेस एक सिंगल डिसीजन में कन्वर्ज होते हैं। इसे हरी नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ ऑब्जर्व और फील किया जा सकता है। और जो इस पल को बिना डर के, बिना दिखावे के जी सकता है, वही असल में कनेक्शन की डेप्थ को समझता है। क्योंकि प्यार का सबसे गहरा हिस्सा आवाजों में नहीं, पॉजेज में छिपा होता है। चैप्टर 8 वर्ड्स दैट टच। कभी कभी कुछ शब्द इतने गहरे उतर जाते हैं कि सामने वाला भूल नहीं पाता। वही शब्द कनेक्शन की इनविजिबल थ्रेड बन जाते हैं। लड़की के सबकॉन्शियस पर सबसे ज्यादा असर तुम्हारे वर्ड्स का नहीं, तुम्हारे वर्ड्स की एनर्जी शॉट का होता है। जो बातें दिल से निकली हों, वो दिमाग को बाईपास करके सीधा उसके इमोशन तक पहुंचती हैं। लेकिन जो बातें रिहर्स्ड लगती हैं, वो सतह से आगे नहीं जाती। यही फर्क होता है वर्ड्स दैट इम्प्रेस और वर्ड्स दैट टच के बीच। लड़की के दिमाग में हर इंटरैक्शन के बाद
एक इमोशनल फुटप्रिंट रह जाता है। वो ये याद नहीं रखती कि तुमने क्या कहा, बल्कि ये याद रखती है कि तुम्हारे साथ उसने कैसा महसूस किया। इसलिए जब तुम बात करते हो तो तुम्हारा पर्पस इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि उसे फील कराना होना चाहिए। जब तुम्हारे शब्द उसके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं या एम्प्लीफाई करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें इमोशनली सेफ और अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी में रख देती है। और एक बार जब वो कैटेगरी बन जाती है तो प्रपोजल सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इमोशनली डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल। इसका मतलब है ऐसे शब्द जो उसकी इमेजिनेशन और इमोशन दोनों को ट्रिगर करें। एग्जाम्पल के लिए, तुम अच्छी लगती हो, ये लाइन बहुत सामान्य है, लेकिन अगर तुम कहो तुम्हारी एनर्जी किसी भी जगह को थोड़ा शांत कर देती है, तो ये लाइन डीप है। इसने उसकी आइडेंटिटी नहीं, उसकी प्रेजेंस को वैलिडेट किया है। फीमेल सबकॉन्शियस को आइडेंटिटी से ज्यादा इमोशनल वैलिडेशन की क्रेविंग होती है। वो चाहती है कि कोई उसे उस लेयर पर समझे जहां वो खुद रेयरली जाती है। हर लड़की के पास एक इमोशनल डिक्शनरी होती है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज और स्मॉल जॉयज से बनी हुई। अगर तुम धीरे धीरे उसे जानो और फिर उसके शब्दों का इस्तेमाल उसकी ही इमोशनल डिक्शनरी के टर्म्स में करो, तो कनेक्शन डबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो किसी दिन कैजुअली कहे मुझे रात की हवा बहुत पसंद है, तो तुम वीक्स बाद उस रेफरेंस का सटल इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारी वाइब में भी कुछ वैसा कामनेस है जैसे वो रात की हवा। ये पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज उसके सबकॉन्शियस को इंस्टेंटली एक्टिवेट करती है। उसे लगता है कि तुम जेन्युइनली अटेंटिव हो, और यही अटेंटिवनेस अट्रैक्शन से डीपर कनेक्शन में बदल जाती है। अब बात करते हैं टोन की। वर्ड्स तभी असर करते हैं जब टोन कॉन्ग्रुएंट हो। अगर तुम बहुत अलग हो लाइन को फास्ट या प्लेफुल टोन में बोल दोगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं, लाइन लगने लगेगा। लेकिन वही बात अगर धीमे, नेचुरली बोलो, जैसे कोई रियलाइजेशन हो, तो उसका असर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम जितने स्लो बोलते हो, उसके सबकॉन्शियस को प्रोसेस करने का उतना टाइम मिलता है, और जितना वो प्रोसेस करती है उतना इमोशन डीपन होता है। यही रीजन है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो याद रह जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इमोशनल लेयरिंग। इसका मतलब है किसी सिंगल कॉम्प्लीमेंट या एक्सप्रेशन में दो कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस का सटल मिक्स डालना। उदाहरण के लिए, कभी कभी तुम्हारी बातों में एक शांति होती है और कभी कभी केओस। ये लाइन डुअलिटी दिखाती है, और डुअलिटी हमेशा इंट्रीग क्रिएट करती है। लड़की का माइंड इस बैलेंस को फैसिनेटिंग मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम सरफेस लेवल नहीं, डेप्थ लेवल ऑब्जर्वर हो। अब एक और लेयर समझो, मेटा कम्युनिकेशन। ये वो बातें होती हैं जो तुम इनडायरेक्टली बोलते हो, लेकिन वो डायरेक्ट फीलिंग्स ट्रिगर करती हैं। जैसे तुम्हारे साथ बात करते वक्त टाइम का सेंस ही चला जाता है, या तुम्हारे आसपास सब थोड़ा ज्यादा रियल लगता है। ये लाइंस सरफेस पर सिंपल लगती हैं, पर उनके पीछे एक डीपर इमोशनल इम्प्लीकेशन होता है। तुम मेरे इमोशनल एनवायरनमेंट को बदल देती हो। यही वो मैसेज है जो सबकॉन्शियस पकड़ लेता है। हर कॉन्वर्सेशन में कुछ माइक्रो मोमेंट्स होते हैं जहां तुम इमोशनल रेजोनेंस बिल्ड कर सकते हो। जैसे जब वो किसी स्टोरी या एक्सपीरियंस के बारे में बोल रही हो, तो सिर्फ हाँ मत कहो, उसके इमोशन को रिफ्लेक्ट करो। तुम्हारे लिए वो मोमेंट थोड़ा इंटेंस रहा होगा ना, या तुम उस वक्त स्केयर्ड नहीं हुई। ये क्वेश्चंस उसे अपने इमोशंस में डीपर ले जाते हैं, और सबकॉन्शियसली
तुम्हें उस इमोशनल जर्नी का हिस्सा बना देते हैं। जितना तुम उसके इमोशनल वर्ल्ड में शामिल होते हो, उतनी ही वो तुम्हें अपने इनर स्पेस में अलाउ करती है। एक और सटल टेक्निक है नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल। मतलब, हर बात को वर्ड से मत भरो। कभी कभी हाफ सेंटेंस छोड़ देना या पॉज करना क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। जैसे, तुम्हें देखकर कभी कभी लगता है कि, और फिर मुस्कुरा दो। उसका माइंड खुद उस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, और जो इमोशन वो अंदर से इमेजिन करेगी वो किसी भी स्पोकन कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा पावरफुल होगा। ये साइकोलॉजी का प्रोजेक्शन इफेक्ट है। वो वही इमेजिन करती है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए, और जब वो खुद इमोशन इमेजिन करती है तो उसका ओनरशिप बढ़ता है। अब बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की। सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रैप है रिहर्स्ड बिहेवियर। लड़की को इंस्टेंटली फील हो जाता है कि सामने वाला जेन्युइन है या स्क्रिप्टेड। ऑथेंटिसिटी की निशानी है इम्परफेक्शन। अगर तुम्हारे शब्दों में थोड़ा हेजिटेशन है, थोड़ी वल्नरेबिलिटी है, तो वो रियल लगते हैं। फीमेल सबकॉन्शियस वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं, ऑनेस्टी के रूप में इंटरप्रेट करता है। वो आदमी जो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर सकता है बिना डिफेंसिव हुए, वो इमोशनली ट्रस्टवर्थी लगता है। इसलिए परफेक्ट वर्ड्स ढूंढने के बजाय ऑनेस्ट वर्ड्स बोलो। कभी कभी वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, थेरेपी बन जाते हैं। जब कोई लड़की किसी इमोशनल पेन में होती है और तुम उसे ऐसा कुछ कहते हो जो उसे खुद को वैलिडेट करे। कभी कभी स्ट्रांग होना मतलब फेक स्माइल नहीं, बस ब्रीथ करना होता है। तो वो लाइन उसके सबकॉन्शियस में हीलिंग एंकर की तरह बैठ जाती है। ये वो वर्ड्स हैं जो अट्रैक्शन से भी ज्यादा गहराई वाले बॉन्ड बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइमिंग ऑफ वर्ड्स। अगर तुम बहुत जल्दी डीप बातें करने लगो तो उसका सबकॉन्शियस प्रोटेक्ट मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने पहले कंफर्ट बिल्ड किया है और फिर धीरे धीरे डेप्थ में उतरे हो, तो सेम वर्ड्स उसे मैजिकल लगेंगे। इसलिए टाइमिंग ही वो डिफरेंस है जो टू मच और जस्ट राइट के बीच बैलेंस बनाता है। द फाइनल लेयर है रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। इसका मतलब, उसे भी एक्सप्रेस करने दो। जब तुम इमोशनली ओपन होते हो तो पॉज लो और पूछो, तुम्हारे लिए ऐसा मोमेंट कब आया था, या तुम्हें भी कभी ऐसा फील हुआ है। इस एक्सचेंज से बॉन्ड दो तरफा बनता है। फीमेल सबकॉन्शियस वही कनेक्शन लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट करता है जिसमें शेयरिंग दोनों तरफ से फ्लो करे। वर्ड्स की ताकत इस बात में नहीं कि वो कितने पोएटिक हैं, बल्कि इस बात में है कि वो कितने प्रेजेंट हैं। जब तुम सच में महसूस करते हुए बोलते हो तो तुम्हारी आवाज में वो वाइब्रेशन आ जाती है जो सबकॉन्शियसली उसे टच करती है। वो वाइब्रेशन ही वो इनविजिबल लिंक है जो वर्ड्स को मीनिंग से आगे ले जाती है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि प्रपोजल या लव कन्फेशन में सबसे पावरफुल चीज कोई डायलॉग नहीं होती, बल्कि सिंसेरिटी होती है। जब लड़की को ये महसूस होता है कि तुम्हारे शब्दों के पीछे कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी है, तो उसका सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस छोड़ देता है। वो इमोशनल वॉल जो उसे रोकती थी खुद गिर जाती है, और उस साइलेंस में जो कनेक्शन बनता है वो किसी आई लव यू से ज्यादा लाउड होता है। वर्ड्स दैट टच हमेशा रेयर होते हैं क्योंकि वो रिहर्स्ड नहीं, लेव्ड होते हैं। वो तुम्हारे और उसके बीच एक इमोशनल इको बना देते हैं जो बातें खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजती रहती है। जब तुम्हारे शब्द उसकी दुनिया में जगह बना लेते हैं, तब प्रपोजल सिर्फ एक रिचुअल रह जाता है, क्योंकि दिल तो पहले ही जवाब दे चुका होता है। चैप्टर 9, द काम रिस्पॉन्स। हर रिश्ता किसी न किसी मोड पर तुम्हारी रिएक्शन से डिफाइन होता है, तुम्हारे वर्ड से नहीं। लड़की के सबकॉन्शियस के लिए तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन
तुम्हारे पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट होता है। जब तुम किसी इमोशनल या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में काम रह पाते हो, तब उसके मन में तुम्हारे लिए ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ते हैं। यही कामनेस वो चीज है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिएक्शन देते हैं, रेस्पॉन्स नहीं। हर लड़की अनकॉन्शियसली इमोशनल सेफ्टी खोजती है। कोई ऐसा इंसान जो उसके अनप्रिडिक्टेबल मूड्स को हैंडल कर सके बिना खुद टूटे। उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसे समझे लेकिन खुद को खोए नहीं। इसलिए जब तुम किसी इमोशनल टेंशन में भी स्टेबल रहते हो, तो वो सबकॉन्शियसली सोचती है, ये मेरे फीलिंग्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, ये सेफ है। यही पॉइंट है जहां अट्रैक्शन इमोशनल डिपेंडेंसी में बदलने लगता है। काम रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम इमोशनली अवेयर बनो, बिना ओवर रिएक्ट किए। जब वो कुछ कहे, टीज करे, आर्ग्यू करे या डिस्टेंस बनाए, तुम रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करो, पॉज लो, एक ब्रेथ लो और फिर बोलो। ये छोटा सा पॉज तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल रिगेन करने का टाइम देता है। फीमेल सबकॉन्शियस इंस्टेंटली रजिस्टर करता है कि तुम रिएक्टिव नहीं, सेंटर्ड हो। एक सिंपल ट्रिक है, पॉज एंड रिफ्रेम। जब कोई लड़की कुछ कहे जो तुम्हें हर्ट करे या प्रोवोक करे, तो तुरंत कुछ मत कहो। पहले इंटरनली ये सोचो, वो ये क्यों कह रही है। जब तुम रीजन को एनालाइज करते हो, तुम कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले लेते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो कहे तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं, तो डिफेंसिव होकर मत कहो, ऐसा नहीं है। काल्मली बोलो, मुझे लगता है तुम थोड़ा इग्नोर्ड फील कर रही हो, राइट? ये रिस्पॉन्स न्यूट्रल होते हुए भी इमोशनली इंटेलिजेंट है। तुमने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस उसे वैलिडेट किया। वैलिडेशन हर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे सटल क्यूर है। लड़की का माइंड लॉजिकल नहीं, इमोशनल रिस्पॉन्स पैटर्न पर चलता है। वो सुनना चाहती है कि उसकी इमोशंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है। इसलिए जब तुम कामली बोलते हो, तो वो खुद सॉफ्टन होने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई पर्सन काम एनर्जी मेंटेन करता है, तो सामने वाले का ब्रेन ऑटोमेटिकली मिरर न्यूरॉन से एक्टिवेट करता है, जिससे उसका इमोशनल स्टेट भी बैलेंस होने लगता है। इस प्रोसेस को इमोशनल ट्रांसफरेंस कहते हैं। तुम्हारी कामनेस उसके मूड को रेगुलेट करने लगती है। काम रिस्पॉन्स सिर्फ आर्ग्यूमेंट में नहीं, रिजेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट में भी काम आता है। मान लो तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने कहा, आई एम नॉट श्योर या आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे फ्रेंड्स। अगर तुम उस वक्त पैनिक हो गए या गिल्ट दिखाने लगे, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल मान लेगा। लेकिन अगर तुम सॉफ्ट स्माइल के साथ कहो, दैट्स ओके, आई वैल्यू ऑनेस्टी, तो उसकी परसेप्शन इंस्टेंटली बदल जाएगी। अब तुम उसके लिए एक ग्राउंडेड मैन बन जाते हो। तुमने लॉस में भी कंट्रोल दिखाया, और कंट्रोल ही मैस्कुलिन स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। एक और प्रिंसिपल है कंट्रोल डिटैचमेंट। इसका मतलब है इमोशनली इन्वेस्टेड रहो, लेकिन अटैच्ड नहीं। जब तुम हर रिएक्शन को पर्सनली नहीं लेते, तुम ज्यादा ऑब्जेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर वो कुछ दिन कोल्ड बिहेव करती है, तो उसका बिहेवियर तुम्हारे मूड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बजाय न्यूट्रल टोन रखो, एनर्जी वही रखो, जैसे कुछ बदला ही नहीं। ये कंसिस्टेंसी उसे इंटरनली कंफ्यूज करेगी, क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी कि तुम कब लूज करोगे कंट्रोल। फीमेल माइंड प्रेडिक्टेबिलिटी को कंफर्ट समझता है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैग्नेटिज्म। काम डिटैचमेंट तुम्हें बैलेंस्ड रखता है, ना नीडी ना इंडिफरेंट। काम रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रिक है, इमोशनल रिसेट रिचुअल।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम रिएक्ट करने वाले हो, एक फिजिकल एंकर यूज करो, जैसे अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करना या हाथों को धीरे से क्लास्प करना। ये छोटा सा एक्ट तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है और तुम्हारे टोन को कंट्रोल्ड रखता है। एक स्टेडी टोन तुम्हारी काम अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लाउड टोन डिफेंसिवनेस दिखाती है, जबकि स्लो ग्राउंडेड टोन इमोशनल कॉन्फिडेंस। काम रिस्पॉन्स सिर्फ सिचुएशंस में नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स या इमोशनल ओपननेस में भी काम करता है। कई बार लड़की इंटेंशनली कुछ वल्नरेबल शेयर करती है, जैसे कभी कभी लगता है मैं काफी इमोशनल हूं। उस वक्त ओवर सिंपैथी मत दिखाओ, क्योंकि वो उसकी इमोशनल पावर को डिमिनिश करता है। बस सॉफ्टली बोलो, हर स्ट्रॉन्ग इंसान में इमोशनल साइड होता है, बस लोग दिखाते नहीं। ये लाइन काम है, बैलेंस्ड है और रिस्पेक्ट दिखाती है। वो महसूस करती है कि तुम उसकी इमोशंस को नॉर्मलाइज करते हो, ड्रामेटाइज नहीं। यही इमोशनल लीडरशिप है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइलेंस मैनेजमेंट। काम रिस्पॉन्स का सबसे अंडर एस्टिमेटेड फॉर्म है साइलेंस। जब आर्ग्यूमेंट में या इमोशनल टेंशन में कोई बात एस्केलेट हो रही हो, तो इंटेंशनली फ्यू सेकंड्स का साइलेंस लो। साइलेंस प्रेशर रिलीज करता है, इमोशंस को कूल करता है। जब तुम साइलेंस चूज करते हो, तो तुम्हारा बिहेवियर शाउट नहीं, सिग्नल बन जाता है। आई एम नॉट अफेक्टेड। ये साइलेंस डोमिनेंस नहीं, डिसिप्लिन है। फीमेल सबकॉन्शियस इसे इंस्टेंटली रजिस्टर करता है। काम रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ तब दिखती है जब सिचुएशन तुम्हारे फेवर में नहीं होती। हर आदमी कॉन्फिडेंट होता है जब सब ठीक हो, पर असली मैच्योरिटी तब होती है जब चीजें तुम्हारे खिलाफ हों और तुम फिर भी कंपोज्ड रहो। यही वो डिफरेंस है जो तुम्हें एवरेज से एक्सेप्शनल बनाता है। एक इमोशनली कंट्रोल्ड आदमी वही है जो केओस के बीच में भी खुद को स्टेडी रख सकता है। यही स्टेडी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। कभी कभी काम रिस्पॉन्स टेस्टिंग फेज में भी काम आता है। लड़की जानबूझकर तुम्हें इमोशनली टेस्ट करती है। देर से रिप्लाई करना, सार्केज़म इस्तेमाल करना या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाना, ये सब उसके सबकॉन्शियस टेस्ट्स हैं। ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा इंटरेस्ट डिजायर पर बेस्ड है या स्टेबिलिटी पर। अगर तुम इन टेस्ट्स में रिएक्ट नहीं करते, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें ट्रस्ट करने लगता है। वो सोचती है ये मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मुझे महसूस करने दे रहा है। एक और सटल ट्रिक है न्यूट्रल एम्पैथी। इसका मतलब है एम्पैथी दिखाना बिना ओवर इन्वॉल्वमेंट के। जब वो किसी इमोशनल टॉपिक पर बात करे, तो तुम बस ऑब्जर्व करो और लाइटली वैलिडेट करो। आई गेट दैट, ये नॉर्मल है ऐसा फील करना। इस न्यूट्रल एम्पैथी से वो इमोशनली लाइटर फील करती है, लेकिन तुम कंट्रोल लूज नहीं करते। ये बैलेंस रेयर होता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। काम रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन की वो आर्ट है जो धीरे धीरे तुम्हें इनविजिबल पावर देती है। हर बार जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम एनर्जी बचाते हो और रिस्पेक्ट बढ़ाते हो। हर बार जब तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तुम मिस्ट्री क्रिएट करते हो। और हर बार जब तुम शांत रहकर किसी इमोशनल मोमेंट को हैंडल करते हो, तुम उसके सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हो, मैं केओस नहीं, बैलेंस हूं। लड़की का सबकॉन्शियस हमेशा उन लोगों को चुनता है जो उसके इमोशंस को एम्पलीफाई नहीं, रेगुलेट करते हैं। और यही काम रिस्पॉन्स का असली सीक्रेट है। तुम बोलते कम हो, सुनते ज्यादा हो, रिएक्ट नहीं करते, बस डायरेक्शन सब्टली चेंज करते हो। वो डायरेक्शन ही तुम्हारी साइलेंट लीडरशिप होती है। काम रिस्पॉन्स की कला सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार ये तुम्हारे पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए,
तो हर रिलेशनशिप डायनामिक में तुम नेचुरली अपर फ्रेम में रहते हो। तुम एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होते, एनवायरनमेंट तुमसे प्रभावित होता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी का अल्टीमेट साइन है, वो शांति जो किसी सिचुएशन से नहीं आती बल्कि तुम्हारे भीतर से निकलती है। और जब कोई लड़की उस शांति को महसूस करती है तो उसे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, उसे सर्टेनिटी महसूस होती है। और सर्टेनिटी ही वो इमोशन है जो किसी भी कनेक्शन को स्थायी बनाती है। चैप्टर 10 बियॉन्ड यस। हर कहानी हाँ पर खत्म होती है, लेकिन असल यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। प्रपोजल के बाद जो शुरू होता है वो सबसे मुश्किल और सबसे असली हिस्सा होता है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि अट्रैक्शन को इग्नाइट करना आसान है, लेकिन उसे सस्टेन करना कला है। लड़की सिर्फ एक बार इम्प्रेस्ड नहीं होती, वो हर इंटरैक्शन में तुम्हारी कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करती रहती है। वो ये देखती है कि तुम्हारी एनर्जी वही है या नहीं, तुम्हारा रिस्पेक्ट वही है या नहीं, और सबसे जरूरी, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल वैसा ही है या नहीं। जब कोई लड़की हाँ कहती है तो वो सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारे इमोशनल फ्रेम से जुड़ती है। और अगर वो फ्रेम कमजोर पड़ता है तो उसका ट्रस्ट धीरे धीरे गिरने लगता है। इसलिए प्रपोजल के बाद सबसे बड़ा काम है स्टेबिलिटी बनाए रखना। एक्साइटमेंट में खुद को खो देना नहीं। ये वो फेज होता है जहां ज्यादातर रिश्ते फेल होते हैं, क्योंकि लोग अट्रैक्शन को रिलेशनशिप समझ लेते हैं। अट्रैक्शन शुरू करता है, कनेक्शन सस्टेन करता है। कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए तुम्हें इमोशनली प्रेडिक्टेबल और मेंटली अनप्रेडिक्टेबल बनना होगा। प्रेडिक्टेबल मतलब ट्रस्ट बना रहे, अनप्रेडिक्टेबल मतलब मिस्ट्री बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी कंसिस्टेंसी की। जब लड़की ने हाँ कहा तो उस वक्त जो एनर्जी थी, वो काल्म कॉन्फिडेंस, वो वार्मथ, वो सटल क्यूरियोसिटी, उसे तुम कभी खत्म नहीं होने देना। अक्सर लड़के हाँ मिलते ही रिलैक्स कर जाते हैं, एफर्ट कम कर देते हैं और एनर्जी नीडी या पॉजेसिव बनने लगती है। वो सोचते हैं अब रिश्ता सिक्योर है, अब एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन फीमेल सबकॉन्शियस ऐसे ऑपरेट नहीं करता। उसके लिए इमोशंस कांस्टेंट स्टिम्युलेशन की तरह होते हैं। अगर एनर्जी डल हो गई तो उसका सबकॉन्शियस बोर्डम और डिस्कनेक्शन महसूस करने लगता है। इसलिए तुम्हारा प्रेजेंस रूटीन नहीं लगना चाहिए। उसे प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि तुम हर टाइम सेम बिहेव करोगे। कभी कभी थोड़ा साइलेंस, थोड़ा टीजिंग, थोड़ा डिस्टेंस, ये सब इमोशनल पोलैरिटी क्रिएट करते हैं। पोलैरिटी अट्रैक्शन की ऑक्सीजन होती है। तुम हमेशा अवेलेबल नहीं, हमेशा डिस्टेंट भी नहीं, तुम बैलेंस्ड रहो। उसे महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी अटेंशन एक गिफ्ट है, गारंटी नहीं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन रिदम की। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। जरूरी नहीं कि दिन में 10 बार बात करो, लेकिन जब भी करो इमोशनली प्रेजेंट रहो। कॉन्वर्सेशंस में डेप्थ रखो, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मत बनाओ। जब तुम जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हो, उसके छोटे छोटे डिटेल्स याद रखते हो, तो उसे महसूस होता है कि तुम अटेंटिव हो। लेकिन साथ ही बाउंड्रीज भी रखो। हर चीज डिस्कस करना, हर थॉट शेयर करना जरूरी नहीं। थोड़ी मिस्ट्री रखो, थोड़ी प्राइवेट स्पेस रखो। मिस्ट्री लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन को अलाइव रखती है। एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है इमोशनल रिकैलिब्रेशन। इसका मतलब है हर कुछ हफ्तों में एनर्जी को रिफ्रेश करना। अगर कॉन्वर्सेशंस मोनोटोनस हो रही हैं तो कॉन्टेक्स्ट बदलो, किसी नए टॉपिक पर बात करो, कोई शेयर्ड एक्टिविटी शुरू करो।
या किसी डीपर क्वेश्चन पर डिस्कशन करो। फीमेल माइंड रेपिटेशन से बोर्ड होता है, नॉवेल्टी से एनर्जाइज्ड होता है। जब तुम उसे इमोशनली एंगेज रखते हो तो उसका सबकॉन्शियस रिलेशनशिप को ग्रोथ ओरिएंटेड मानता है, स्टैग्नेंट नहीं। अब बात करते हैं इमोशनल सिक्योरिटी की। प्रपोजल के बाद लड़की सबसे पहले तुम्हारे बिहेवियर को स्टेबिलिटी के लेंस से देखने लगती है। वो छोटे छोटे सिग्नल्स ऑब्जर्व करती है। क्या तुम डिसएग्रीमेंट्स में कायम रहते हो? क्या तुम क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकते हो? क्या तुम उसका स्पेस रिस्पेक्ट करते हो? अगर इन 3 जगहों पर तुम कंसिस्टेंट रहो तो तुम्हारा वैल्यू उसके सबकॉन्शियस में परमानेंटली फिक्स हो जाता है। तुम ऑप्शन नहीं, कांस्टेंट बन जाते हो। डिसएग्रीमेंट्स में काम रहना सबसे क्रूशियल है। आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, कनेक्शन बचाना जरूरी है। अगर वो अपसेट है तो उसकी इमोशन को इनवैलिडेट मत करो। सिंपल लाइन जैसे मुझे समझ आता है तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो, उसे सॉफ्टन कर देती है। और जब वो सॉफ्टन होती है तो रैशनल बनती है। ये इमोशनल लीडरशिप है, डोमिनेंस नहीं, डायरेक्शन देना। वो आदमी जो केओस में भी कंट्रोल दिखाए, उसके आसपास लड़की नेचुरली सेफ फील करती है। अब एक सटल एरिया है, पोस्ट प्रपोजल बॉडी लैंग्वेज। ये वो चीज है जो कॉन्शियसली कोई नहीं सिखाता, लेकिन सबकॉन्शियसली सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है। प्रपोजल से पहले तुम कॉन्फिडेंट और नेचुरल थे, लेकिन अब अगर तुम ओवर टची, ओवर स्माइली या हाइपर अटेंटिव हो गए तो तुम्हारी वाइब इंस्टेंटली बदल जाती है। तुम्हें वही ग्राउंडेड प्रेजेंस मेंटेन रखनी है। आई कॉन्टैक्ट स्टेडी, टोन काम, जेस्चर्स नेचुरल। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज मैसेज दे, आई एम हैप्पी बट आई एम स्टिल सेंटर्ड। ये सेंटर्ड एनर्जी ही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। एक और साइकोलॉजिकल इंसाइट है, इमोशनल मिररिंग आफ्टर कमिटमेंट। प्रपोजल के बाद लड़की तुम्हारी इमोशनल लैंग्वेज मिरर करने लगती है। अगर तुम एंग्शियस हो वो एंग्शियस हो जाएगी, अगर तुम काल्म हो वो ग्राउंडेड रहेगी। तुम जो स्टेट मेंटेन करोगे वो उसी में एडजस्ट करेगी। इसलिए रिलेशनशिप में इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में होती है। तुम जितना इमोशनली अवेयर रहोगे, रिश्ता उतना स्मूथ रहेगा। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की, जो सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। कमिटमेंट का मतलब फ्रीडम खोना नहीं होता, बल्कि फ्रीडम को मैच्योर तरीके से बैलेंस करना होता है। लड़की को ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम अपने गोल्स, इंटरेस्ट और पर्पस में भी उतने ही ग्राउंडेड हो। यही तुम्हारी इंडिविजुअलिटी उसे आकर्षित करती है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हो तो तुम डिपेंडेंसी नहीं, रिस्पेक्ट पैदा करते हो। रिस्पेक्ट लव से ज्यादा सस्टेनेबल होता है। प्रपोजल के बाद एक और सटल चैलेंज आता है, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। लड़की अब तुमसे स्टेबिलिटी और इमोशनल अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट करती है, और ये सही भी है। लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि अवेलेबिलिटी का मतलब ओवर अवेलेबिलिटी नहीं। उसे हमेशा तुम तक इंस्टेंट एक्सेस मिले तो वो तुम्हारी प्रेजेंस को ग्रांटेड लेने लगती है। इसलिए अवेलेबिलिटी को कैलिब्रेटेड रखो। कभी जल्दी रिप्लाई करो, कभी थोड़ा डिले। इससे रिलेशनशिप डायनामिक बैलेंस्ड रहता है। कभी कभी लड़की इमोशनल हाई फेज में होती है और अगले ही दिन थोड़ा डिस्टेंट। ये फ्लक्चुएशन नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम हर शिफ्ट पर रिएक्ट करने लगो तो रिलेशनशिप फ्रैजाइल बन जाता है। इंस्टेड इंटरनल कामनेस रखो। जब वो डिस्टेंट हो उसे स्पेस दो, लेकिन एनर्जी विथड्रॉ मत करो। उसे फील होना चाहिए कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी उसके मूड पर डिपेंड नहीं करती। यही सटल कंट्रोल उसे सबकॉन्शियसली सिक्योर फील करवाता है। अब बात करते हैं इमोशनल रिन्यूअल की।
हर रिलेशनशिप कुछ समय बाद फेमिलियर हो जाता है। फेमिलियरिटी कंफर्ट लाती है, लेकिन साथ में कंप्लेसेंसी भी। इसलिए हर कुछ समय में उसे रिमाइंड कराओ कि कनेक्शन अभी भी अलाइव है। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक स्मॉल सरप्राइज या एक डीप कॉन्वर्सेशन, ये जेस्चर्स उसके सबकॉन्शियस को रिमाइंड करते हैं कि रिलेशनशिप स्टैटिक नहीं, इवॉल्विंग है। अंत में सबसे जरूरी लेसन, बियॉन्ड यस तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होता है। प्रपोजल एक इमोशन है, पर रिलेशनशिप एक डिसिप्लिन है। जो आदमी प्रपोजल के बाद भी सेम ग्राउंडेड, सेम काम और सेम फोकस्ड एनर्जी मेंटेन रखता है, वही इमोशनल अथॉरिटी रखता है। क्योंकि प्यार सिर्फ फील करने की चीज नहीं, निभाने की जिम्मेदारी भी है। लड़की के लिए हाँ का मतलब है ट्रस्ट का इनविटेशन। वो तुम्हें अपने इमोशनल सिस्टम में जगह देती है, और अब तुम्हारी कामनेस, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी उसके कंफर्ट की फाउंडेशन बन जाती है। जो ये बैलेंस समझ लेता है, वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बनाता, वो कनेक्शन इवॉल्व करता है। और वो कनेक्शन जो स्टेबिलिटी और मिस्ट्री दोनों रखे, वही लंबे समय तक जीवित रहता है। इसलिए बियॉन्ड यस तुम्हें वो इंसान बनना है जो प्रपोजल के बाद भी सरप्राइज, सेफ्टी और स्ट्रेंथ तीनों दे सके। क्योंकि अट्रैक्शन की शुरुआत एक्साइटमेंट से होती है, पर उसका सर्वाइवल डेप्थ से। और वो डेप्थ सिर्फ उन लोगों में होती है जो कामनेस को लैंग्वेज और कंसिस्टेंसी को आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो शायद तुम अब समझ चुके हो, किसी लड़की को प्रपोज करना शब्दों का खेल नहीं, साइकोलॉजी की गहराई है। प्यार तब सच में असर करता है जब वो महसूस किया जाए, समझा जाए और सम्मान दिया जाए। तो अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम रेडी हो किसी को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अंडरस्टैंड ये जुदा करने के लिए? अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं गहराई तक उतरी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा चैप्टर तुम्हारे दिल के सबसे करीब लगा। और अगर तुम ऐसे ही डीप, रेयर और साइकोलॉजिकली पावरफुल इंसाइट्स हर हफ्ते सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो साइकोरा माइंड को, जहां हम प्यार को सिर्फ महसूस नहीं करते, उसे समझते हैं लेयर बाय लेयर, थॉट बाय